Good morning students, so this is Vibha Parekh and today we are going to see the chapter summary of the chapter P block elements. P block elements को हम पूरी तरह से कंप्लीट कर चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि P block element क्लास 12 के सिलेबस में ग्रुप नंबर 15 से ग्रुप नंबर 18 तक को ही डिस्कस किया गया है एंड ग्रुप नंबर 13 एंड 14 आप ऑलरेडी अपने क्लास 11th में पढ़ चुके हैं अच्छे से। हालांकि वही सारी चीज़ें, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक, वही सारी प्रॉपर्टीज़, वही सारे पैरामीटर्स हमने यहाँ पे भी डिस्कस किए हैं सभी डिफरेंट ग्रुप्स के लिए। लास्ट क्लास में हमने ग्रुप नंबर 18 के बारे में डिस्कस किया था, जिसके बारे में बहुत ब्रीफली आपके बुक में दिया हुआ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री हमें उन एलिमेंट्स की देखने को नहीं मिलती है बिकॉज ऑफ देयर वेरी लेस रिएक्टिविटी। हम ये तो नहीं कह सकते कि वो कंप्लीटली अनरिएक्टिव है बिकॉज वी नो दैट देयर आर सम कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, राइट। अब आज हम क्या करने वाले हैं, आज हम इस पूरे चैप्टर को कोशिश करेंगे बहुत छोटे से छोटे वे में इसको समराइज करें। अब हालांकि अगर जितनी, जैसे कि आज तक मैं करते आई थी कि जितनी भी मेरी पीपीटीज होती थी, जो भी मैं आपको स्लाइड्स दिखाती थी सभी लेक्चर्स के दौरान, उन सबको कंपाइल करके मैं आपके साथ चैप्टर की समरी डिस्कस करती थी। बट यहाँ पे अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स के लिए लेते तो हो सकता था कि 300 के आसपास तक वो स्लाइड्स पहुँच जाती, तो इस वजह से मैंने उन स्लाइड्स को यहाँ पे नहीं लिया है। उसके अलावा जो डिफरेंट सोर्स हैं वहाँ से मैंने कुछ मटीरियल को कलेक्ट करके जितना हो सके ब्रीफ वे में और बेस्ट पॉसिबल वे में आपको प्रोवाइड करने की कोशिश की है, ठीक है। तो आज का थोड़ा सा आपको चैप्टर समरी जो है वो पहले वाले चैप्टर्स की समरी से थोड़ा डिफरेंट दिख सकता है, क्लियर, कोई बात नहीं, लेकिन उससे कंटेंट में कहीं पे भी कोई फर्क नहीं आएगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यही डिस्कस कर लेते हैं जैसे कि हम हमेशा देखते हैं, बिकॉज वी आर टुडे गोइंग टू टॉक अबाउट द समरी ऑफ द चैप्टर। इसका मतलब ये ऑब्वियस है कि हम ऊपर के जितने भी हमारे टॉपिक्स थे उनको कवर कर चुके हैं, ठीक है, जिसमें कि ग्रुप नंबर 15 जिसको कि हम नाइट्रोजन फैमिली भी कहते हैं, पिनाकोजेंस भी कहते हैं, ग्रुप नंबर 16 जिसमें कि आपके ऑक्सीजन फैमिली आ जाती हैं, उसके अलावा 17th ग्रुप जिसमें कि आपके हैलोजेंस आ जाते हैं, और ग्रुप नंबर 18 जिसके अंदर आपके नोबल गैस एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इन सबको हम लोगों ने, आपको जो भी कुछ यहाँ पे दिखाई दे रहा है वो सब कुछ हम कवर, बल्कि इससे एक्स्ट्रा ही हम लोगों ने कवर किया है, ओके। अब देखो, ये जैसे मैंने आपको बता ही दिया, ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 और 13 और 14 को हम लोगों ने डिस्कस किया था जब आप थे क्लास 11th में, है ना। तो क्लास 11th में आप थे तब हम लोगों ने थोड़ा ब्रीफली इनको देखा था, और मतलब ब्रीफली तो नहीं, डिटेल में देखा था, और 15 से लेकर 18 तक हमने यहाँ पे डिस्कस किया है। तो बेसिकली अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखना चाहें तो ये है पी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये है पी ब्लॉक एलिमेंट जो कि हम लोगों ने इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम लोगों ने यहाँ देखा है, और 13 और 14 को आप पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक, अगर सिर्फ आपने पीरियोडिक टेबल को भी देख रखा है ना, तो बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स, बल्कि मैं तो आपसे कहूँगी जब भी आप कभी कोई रिविजन करते हैं, स्पेशली अगर आप कोई ट्रेंड्स देखते हैं, तो हमेशा जो ट्रेंड्स हैं और जो भी उनकी नेमिंग है, जिस भी पैरामीटर के लिए आप देख रहे हो, उन पैरामीटर्स को कहीं पे साइड में रख लो। जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो सकता है, आयनाइजेशन एंथैल्पी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो उसको आप साइड में एक जगह पे लिख लो, और उसके बाद में पीरियोडिक टेबल को अपने सामने रखते हुए ये डिसाइड करने की कोशिश करो कि अब कौन सी चीज किस तरह से वेरी करेगी, कहाँ पे एक्सेप्शंस है, कहाँ पे कुछ चेंजेस है, उनके पीछे क्या लॉजिक्स हैं, वो सब हम लोगों ने डिस्कस किए थे इंडिविजुअल क्लासेस में, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका होता है वैसे तो रिविजन करने का, जो कि आप अपने आप से करके देख सकते हो, ओके। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द समरी ऑफ द चैप्टर। तो बस अब हम लोग कौन से देखते हैं, तो ग्रुप नंबर 15 से लेकर 18 तक कौन कौन से पैरामीटर्स, कौन कौन सी चीज़ों पे हमें बात करनी है, वो मैं आपको एक बार ब्रीफली बता देती हूँ। तो इसमें हम सभी एलिमेंट्स जो हैं, स्पेशली इनके एटॉमिक नंबर्स, इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस के बारे में बात करेंगे। फिर इसके बाद में इनकी कई सारे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में और कई सारे दूसरे जो प्रॉपर्टीज़ है, जैसे कि आपकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आ जाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इनका डेंसिटी, इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, थर्मल स्टेबिलिटी, रिड्यूसिंग कैरेक्टर, एसिडिक बिहेवियर है कि बेसिक बिहेवियर है, ये सब कुछ हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पे। और उसके बाद में इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से ग्रुप में जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, और पर्टिकुलरली जो हर एक एलिमेंट है वो किस तरह के ऑक्सीडेशन स्टेट्स को दिखाता है। इन सब को देखने के बाद में अगर उस ग्रुप में कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो कि हमारे कमर्शियल पर्पस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो उनको भी हम इंडिविजुअली देखेंगे, उनके प्रिपरेशंस को देखेंगे, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को देखेंगे, किस तरह के वो होते हैं, क्या उनकी फिजिकल स्टेट होती है, कैसे उनका मैन्युफैक्चर किया जाता है। ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करनी है। तो बेसिकली मैं आपसे ये कह सकती हूँ कि यहाँ पे कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको बहुत डिटेल में पढ़ना है, बट छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो बहुत सारे हैं। इस वजह से लगता है ऐसा है कि चैप्टर बहुत लंबा है,
और बहुत ज़्यादा याद करने के लिए चीज़ें हो जाती हैं। अदरवाइज हर चीज़ बहुत छोटी छोटी है, कॉन्सेप्ट्स बहुत छोटे छोटे हैं, इसलिए वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे आपको बहुत सारे मिल सकते हैं। ओके, ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं फिर आज की समरी को डिस्कस करना। थोड़ा सा हमें जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा क्योंकि आपको पता है कि चैप्टर काफ़ी ज़्यादा लंबा है। ठीक है, तो इसमें देखो सबसे पहले थोड़ा सा अगर बेसिकली अगर हम बात करें, सो द पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू ग्रुप 13 to 18। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि 13 to 18 को बिलोंग करते हैं, बट हमें किसको स्टडी करना है, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्लास 12 के 15 से लेकर 18 तक को। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की अगर हम बात करें तो ये बात आप जानते हो कि NS2 और NP 1 to 6 तक ये बिलोंग करता है ना। इसका मतलब क्या है कि जो s ऑर्बिटल्स हैं वो तो कंप्लीटली फिल्ड हैं, लेकिन जो p ऑर्बिटल्स हैं उनमें 1 से लेकर 6 तक हो सकता है। हालांकि अगर हम लोग 15 to 18 की अगर बात करें तो वहां पे n, ये जो p की वैल्यू है ये कितनी होगी, ये 3 से लेकर 6 के बीच में होगी, राइट। ओके, उसके बाद में रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स होते हैं। ये मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बता रखा है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स को और पी ब्लॉक एलिमेंट्स को हम रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहते हैं। इसी तरह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स को इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसको हम कहते हैं इनर्ट पेयर ऑफ इफेक्ट, इनर्ट पेयर इफेक्ट। इनर्ट पेयर इफेक्ट हमें बहुत जगहों पे देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम लोग देखते हैं कि किसी भी ग्रुप की अगर हम बात करें तो जो भी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है उससे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो जाती है जैसे जैसे हम लोग डाउन द ग्रुप मूव करते हैं। तो उसका रीजन क्या होता है इनर्ट पेयर इफेक्ट का, कि एक्चुअली जो एकदम नीचे जो प्रेजेंट एटम्स हैं वो एलिमेंट्स हैं, उनके एस ऑर्बिटल्स किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना चाहते। क्यों नहीं करना चाहते? क्योंकि उनको एक इनवर्ड पुल जो है वो अंदर की तरफ एक खींचता है। क्यों? बिकॉज वी नो दैट डी एंड एफ ऑर्बिटल्स आर हैविंग वेरी पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट, है ना। तो यानी कि वो अच्छे से स्क्रीन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा पड़ता है इसके ऑर्बिटल्स पे, क्योंकि वो ज्यादा पास में है। तो इस वजह से रिएक्शंस के अंदर सिर्फ पी ऑर्बिटल्स ही पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे कि अगर हम ग्रुप नंबर 15 की बात करें तो वहां पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट मैक्सिमम पॉसिबल है, लेकिन नीचे ही नीचे के जो एलिमेंट्स होंगे वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा रहना फेवर करेंगे। ओके, तो मैं एक बार इसको पढ़ के बता देती हूँ बिकॉज दिस इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट। इनर्ट पेयर इफेक्ट, द टेंडेंसी ऑफ द NS2 इलेक्ट्रॉन, है ना, ये आपको ध्यान रखना है, NS2 इलेक्ट्रॉन्स के रिस्पेक्ट में होता है ये। इलेक्ट्रॉन पेयर टू पार्टिसिपेट इन द बॉन्ड फॉर्मेशन डिक्रीजेज विद द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज विद इन अ ग्रुप। द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे कम स्टेबल होती जाएगी। ओके, with respect to the lower oxidation state as the atomic number increases, this trend is called as the inert pair effect. In other words, the energy required to unpair the electron is more than the energy released in the formation of 2 additional। ठीक है, मैंने आपको ये सारी चीजें समझा दी है। अब देखो हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से, ग्रुप नंबर 15 से। ग्रुप नंबर 13 और 14 को हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। 15 में कौन कौन आते हैं तो आपको पता है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है और बिस्मथ है। ये हमारे कुछ एलिमेंट्स हैं। और अगर इनकी हम जनरल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें सो दैट इज बेसिकली NS2NP3। ठीक है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। इनके एटॉमिक और आयनिक रेडियस की अगर हम बात करें तो हमेशा इसमें कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। हालांकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कुछ कुछ वेरिएशन हमें देखने को मिलता है। वेरिएशन भी इस सेंस में कि वहां पे 2 ऐसे आपके पीरियड्स होते हैं जहां पे सिमिलर एटॉमिक साइजेस देखने को मिलती हैं। अदरवाइज अगर हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको हमेशा एक कंटिन्यूस ट्रेंड देखने को मिलेगा, एक इंक्रीजिंग ट्रेंड देखने को मिलेगा इन द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, तो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस जो है वो इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, मैं क्या करती हूँ डायरेक्टली जो भी हमारी प्रॉपर्टीज हैं उनको थोड़ा सा हाईलाइट कर देती हूँ। तो कोवेलेंट और आयनिक रेडियस की बात करेंगे तो डाउन द ग्रुप वो इंक्रीज होगा। देयर इज अ एप्रिशिएबल इंक्रीज इन द आयनिक रेडिया फ्रॉम नाइट्रोजन टू फॉस्फोरस, हमें पता ही है। एंड देयर इज अ स्मॉल इंक्रीज, इसी स्मॉल इंक्रीज की मैं बात कर रही थी कि इंक्रीज तो होगा पर उतना इंक्रीज नहीं हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम बात करें आयनाइजेशन एनर्जी की तो देखो आयनाइजेशन एनर्जी अगेन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी, है ना, कितना हम एक न्यूट्रल गैसियस एटम को एनर्जी दें कि हम उसके आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल पाएं। तो बड़ा ऑब्वियस है कि जो ऊपर के एलिमेंट्स हैं उनसे इलेक्ट्रॉन निकालना ज्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि उनमें जेड इफेक्टिव ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि वो न्यूक्लियस के ज्यादा पास में प्रेजेंट है। पर जैसे जैसे हम नीचे आते जाएंगे, नंबर ऑफ शेल्स बढ़ती जाएंगी, तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालना ज्यादा आसान होता जाएगा। सो इट गोज डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। ठीक है, जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ये डिक्रीज होने लगेगा ड्यू टू द इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज।
मैं एक बार इनको पढ़ देती हूँ, अदरवाइज ये सारी चीजें आप लोग समझते हो। और ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैव हायर, ओके ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं उनकी आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो हायर होती है देन दैट ऑफ द ग्रुप 14, ठीक है, जो तो ठीक है। लेकिन अगर हम ग्रुप 16 के एलिमेंट से कंपेयर करें तो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होनी चाहिए थे बेसिक ट्रेंड को फॉलो करते हुए, बट ऐसा नहीं होता। ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स की आयनाइजेशन एनर्जी ग्रुप नंबर 16 के एलिमेंट्स से ज़्यादा होती है। इसका रीज़न है हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। ये जो हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल्स होते हैं, ये जो हम देख रहे हैं ना np3, 6 का हाफ यानी 3, तो इनकी वजह से एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलती है p ब्लॉक के ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को। क्लियर? ओके उसके बाद में एलोट्रॉपी कैसे दिखाते हैं, तो ऑल एलिमेंट्स ऑफ द ग्रुप 15 एक्सेप्ट नाइट्रोजन शो एलोट्रॉपी। इन सब के हमें, जैसे कि आपको याद होगा, फास्फोरस में हमने 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फास्फोरस देखे थे, है ना, तो रेड फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस और ब्लैक फास्फोरस। तो ये सभी के सभी एलिमेंट जो किसी न किसी फॉर्म में एलोट्रॉपी शो करते हैं, किसको छोड़कर, सिर्फ नाइट्रोजन को छोड़कर, जो सिर्फ और सिर्फ एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बनाता है, उसके अलावा और कोई भी किसी तरह का ये ना तो कैटिनेशन दिखाता है ना कोई एलोट्रॉपी दिखाता है, ठीक है। देन अगर हम बात करें जो भी मैंने आपसे बोला कैटिनेशन की, तो नाइट्रोजन शोज कैटिनेशन टू सम एक्सटेंट ड्यू टू द ट्रिपल बॉन्ड। लेकिन अगर हम फास्फोरस की बात करें तो उसके अंदर अच्छा खासा आपको कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम P4 की बात करते हैं, S8 की बात कर ले, तो वहां पे बहुत सारे एटम्स हैं, मतलब सल्फर के केस में 8 एटम सल्फर के एक दूसरे के साथ में मिलकर एक बॉन्ड बना सकते हैं। सिमिलरली फास्फोरस के अंदर 4 फास्फोरस के एटम्स मिलकर एक पिरामिडल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बना सकते हैं। लेकिन नाइट्रोजन ऐसा नहीं कर पाता, नाइट्रोजन में सिर्फ एक नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बन सकता है और कोई कैटिनेशन प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा आपको देखने को नहीं मिलेगी। द टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, ठीक है। उसके बाद में ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो यहाँ पे आपको +3, +5 और -3, हालांकि बहुत सारी और भी ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती है, बट ये जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं जो जनरली सभी के सभी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में दिखा रहे हैं, ठीक है। सबके सब तो नहीं, लेकिन हाँ मोस्ट ऑफ देम दे आर शोइंग ऑल दीज ऑक्सीडेशन स्टेट्स, राइट। लेकिन उसके अलावा भी और भी कई सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं, ये हमारे दिमाग में होना चाहिए। और मैंने जब आपको पर्टिकुलरली क्लासेस बताई थी तो वहाँ पे मैंने आपको ये सारे के सारे पूरी की पूरी टेबल आपको दी थी कि कौन कौन से डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट, जिसमें कि नाइट्रोजन बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स में प्रेजेंट रहता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स के अंदर, ठीक है, तो उनको भी हमें ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। ओके सो द टेंडेंसी टू शो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब देखो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होता है कि कहीं से इलेक्ट्रॉन्स को लेना, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी भी तो होनी चाहिए। इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए कुछ बहुत ज्यादा अंदर से Z इफेक्टिव होना चाहिए, जो कि ऑब्वियसली ऊपर से नीचे आप जाओगे तो साइज तो बढ़ेगी, तो -3 में रहने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो हायर जो आपके मतलब ऊपर जो भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं ग्रुप्स के अंदर, उनके अंदर ज्यादा टेंडेंसी होगी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की। और एक बहुत ही बेसिक साइज का आप रीजन ये भी समझ सकते हो कि जो नाइट्रोजन है वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन सभी के कंपैरिजन में, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्योंकि डिक्रीज होती है डाउन द ग्रुप ड्यू टू द इंक्रीज इन साइज, इसी की वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की टेंडेंसी भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। द स्टेबिलिटी ऑफ द +5 ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपके जो ऊपर एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो ज्यादा बेटर दिखाएंगे। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे तो ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की टेंडेंसी बढ़ती जाएगी, ठीक है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस की थी। तो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहने की टेंडेंसी नीचे इंक्रीज हो जाती है ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। नाइट्रोजन के अंदर जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको देखने को मिलती है -3 से लेकर +5 तक। तो सभी माइनस ऑक्सीडेशन स्टेट्स नाइट्रोजन में होती है बिकॉज ऑफ इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस विद द ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रॉम +1 to +4 अंडरगो ऑक्सीडेशन एज वेल एज अ रिडक्शन इन एसिडिक मीडियम। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड डिस्प्रपोर्शनेशन, आपको पता भी होगा, है ना। तो HNO2 है, अगर हम उसका क्या कराते हैं उसमें, जैसे आप ये देख रहे हो ना यहाँ पे जैसे कि नाइट्रोजन है, ठीक है। अगर आप इनकी यहाँ पे एक बार, चलो इसको आप एज अ होमवर्क ले लो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। तो आप इसका एक बार ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो, जहाँ पे हमें पता है कि हाइड्रोजन के ऊपर तो +1 होगा, ऑक्सीजन पे कितना होगा
-2 चार्ज होगा तो टोटल -4 चार्ज हो गया, -4 और हाइड्रोजन +1 तो कितना हो गया 3, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर कितना चार्ज हो गया, +3 चार्ज हो गया। इसी तरह से एक बार आप HNO3 में भी नाइट्रोजन का चार्ज निकालो और यहाँ पे भी नाइट्रोजन का निकाल के देखो। तो बेसिकली जो ऑक्सीडेशन स्टेट HNO2 की है वो HNO3 और NO के बिल्कुल बीच में कहीं पे आएगी। तो इस तरह से दो ऐसे मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करना जहाँ पे कि एक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में, एक लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में, उसी को हम क्या कहते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन कहते हैं, ठीक है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी कौन दिखाता है, फॉस्फोरस भी दिखाता है और नाइट्रोजन भी। अब अगर हम बात करें रिएक्टिविटी टुवर्ड्स द हाइड्रोजन, तो हमें पता है कि ये जो एलिमेंट्स हैं ये MH3 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स फॉर्म करते हैं। आप EH3 भी बोल सकते हो, कहीं कहीं बुक्स में आपको EH3 लिखा हुआ दिखता है, ठीक है, या फिर आप M भी बोल सकते हो। अगर M से आपको मेटल से कंफ्यूजन होती है तो आप EH3 लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इस तरह के आपके ट्राई हैलाइड्स जो हैं वो बनाते हैं, ठीक है। और ये कौन से हाइब्रिडाइजेशन को बिलोंग करेगा, तो अंडरस्टूड है कि यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और 3 यहाँ पे हमें हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग दिख रही है, तो ये तो टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर बनेगा इसका, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। वही बात यहाँ लिखी है, कौन सी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। और जो स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्राइड डिक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू द डिक्रीज इन बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी, जो इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा हाइड्राइड्स का, वो आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाओगे इन हाइड्राइड्स की जो टेंडेंसी है मतलब स्टेबल रहने की डाउन द ग्रुप, वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी, ये हमने पढ़ा था। फिर अगर हम बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, देखो बॉइलिंग पॉइंट इन हाइड्राइड्स का किस तरह से रहने वाला है, तो हमें पता है कि जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं ना तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है ना, क्यों, क्योंकि साइज बहुत बड़ी हो जाती है, वैन डर वाल इंटरेक्शंस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अमोनिया के केस में अगर स्पेशली हम लोग बात करें तो यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो इसका जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट उससे तो कुछ हायर होने वाला है। तो देखो हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ये जो अमोनिया है उसको यहाँ पे फॉल करना चाहिए था, सबसे कम होना चाहिए था, बट ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये जो है ये आर्सेनिक हाइड्राइड से भी आगे आ जाता है और आपको कुछ इस तरह का ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिलता है। बाकी में तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है, बाकी तो सब कुछ ठीक ही है, राइट। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें किसकी, बॉन्ड एंगल की, तो बॉन्ड एंगल का क्या होगा, देखो हम लोग जानते हैं कि जो बॉन्ड एंगल है ना वो कुछ चीज़ों पे डिपेंड करता है, द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द सेंट्रल एटम और जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है सराउंडिंग एटम्स की। अब देखो यहाँ पे जो सराउंडिंग में है वो तो सबके सब सेम है, ठीक है, जो सेंट्रल आपके एटम्स हैं वो धीरे धीरे वेरी कर रहे हैं। तो अगर आपका सेंट्रल एटम जो है ना वो खुद बहुत इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है तो ऐसे में बॉन्ड एंगल ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। ऐसा क्यों, क्योंकि जो खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है एटम तो उसके खुद के इलेक्ट्रॉन्स और जो सराउंडिंग एटम्स जिनके शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को उसने अपने पास रख रखा है उनके बीच में कुछ आपको रिपल्शंस देखने को मिलेंगे। उन रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए दे हैव अ टेंडेंसी टू गेट एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। इसी चक्कर में क्या होता है कि जो आपके ऊपर की तरफ जो एलिमेंट्स प्रेजेंट है जो कि ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं उनका बॉन्ड एंगल इंक्रीज हो जाएगा और जैसे जैसे आप लोग नीचे जाते जाओगे तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि तब एटम की साइज इतनी बड़ी हो चुकी होती है कि ये जो रिपल्शंस है ना ये बहुत ज्यादा मिनिमल हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ऑर्डर देखो कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक बार आपको जो भी मैंने आपको बताया है इसको एक बार थोड़ा सा समझ के देखना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसका रीजन इन्होंने यहाँ पे बता दिया, मैंने आपको बताया है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ नाइट्रोजन इस तरह से आप देख सकते हो। देन अगर हम बात करें किसकी, बेसिसिटी की, ये हाइड्राइड जो है क्या बेसिक है कि नहीं है, देखो बेसिक तो ये सबके सब होते हैं, क्यों, क्योंकि सबके पास में क्या है, लोन पेयर्स है, तो लोन पेयर्स है तो ये इजीली दे सकते हैं। लेकिन कौन कितना बेसिक है, मतलब कौन अपने इलेक्ट्रॉन्स को इजीली देने में उसको कोई दिक्कत नहीं है। तो बेसिकली जो ऊपर की तरफ प्रेजेंट है ना, जैसे कि आप ये देख रहे हो अमोनिया, अमोनिया इज अ बेटर बेस और इवन हम इसको बेस की तरह यूज भी करते हैं, राइट। तो ये जो अमोनिया है ये अच्छा बेस है इन कंपैरिजन टू फॉस्फीन, उसके बाद में ASH3, SbH3 और BiH3, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिसिटी का ऑर्डर, क्लियर। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाते हैं वैसे भी आपको पता है कि एसिडिक बिहेवियर बढ़ता है और बेसिक नेचर जो है वो धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब कि इनमें से कौन जो है वो इजीली अपने H+ आयंस दे सकता है, राइट, ओके। So it will decrease down the group as the electronegativity decreases down the group. The reducing power of the hydride increases down. लेकिन अगर हम reducing power की बात करें कि कौन दूसरे को reduce कर सकता है, कौन अपने electrons easily दे सकता है, so that is going to increase down the group due to the decrease in bond dissociation enthalpy. ये कुछ छोटी छोटी सी बातें हैं, आप लोगों को इनको ध्यान रखना है, ठीक है। reducing power का भी ट्रेंड जो है वो आप यहाँ से देखकर बना सकते हो, ठीक है। तो ये सब चीजें थोड़ी सी ध्यान में रखने की होती है, बस यहीं पर ही गलती
गलतियां भी होती हैं, ठीक है। उसके बाद में है रिएक्टिविटी टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ में किस तरह के ऑक्साइड्स बनाएंगे। तो नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो नाइट्रोजन तो वेराइटी ऑफ ऑक्साइड्स बनाता है, राइट। लेकिन अगर हम जनरली देखें जो सभी के सभी ऑक्साइड बना रहे हों तो M2O3 टाइप के बना सकता है या फिर M2O5 टाइप के। अब रीजन भी आपको समझ में आ ही रहा है, अगर M2O3 होगा तो ये जो हमारे एलिमेंट्स हैं इनके ऊपर +3 चार्ज होगा और अगर ये होगा तो +5 चार्ज होगा। अब आप खुद सोच के देखो क्या नाइट्रोजन जो है M2O3 और N2O5, राइट, ठीक है। तो ये इस तरह के आपके ऑक्साइड्स को फॉर्म करेंगे, ठीक है। एसिडिक कैरेक्टर, अब देखो एसिडिक कैरेक्टर क्या है, ये ऑब्वियसली सारे ऑक्साइड्स कैसे हैं, एसिडिक नेचर के हैं। लेकिन अगर किसी केस में एलिमेंट के ऊपर ज्यादा चार्ज है तो वो ज्यादा एसिडिक बिहेवियर का होगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट का उतना ही ज्यादा एसिडिक वो ऑक्साइड हो जाएगा। क्लियर है। एंड ऑक्साइड डिक्रीजेज, जैसे जैसे आप एसिडिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड डिक्रीजेज एंड द बेसिसिटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप, ठीक है। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी डिस्कस किया था, बिल्कुल एग्जैक्टली उसी वे में यहाँ पर भी हो जाएगा कि जैसे जैसे आप लोग नीचे आओगे तो बेसिसिटी तो बढ़ेगी और एसिडिक बिहेवियर ऊपर की साइड ज्यादा होगा, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्साइड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात कर रहे हैं। दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज वेरी स्मॉल, इट हैज अ स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव फील्ड इन अ वेरी स्मॉल एरिया, देयरफॉर इट अट्रैक्ट्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वाटर OH बॉन्ड टू इटसेल्फ एंड रिलीज H+ आयंस, ठीक है। तो ये भी हमें पता ही है, जैसे NH3 या NH3 को अगर आप पानी के साथ में रखोगे तो क्या बनाता है NH4+ OH नेगेटिव, है ना। तो वो क्या करते हैं कि मतलब H+ आयंस जो है उनको इजीली ले लेता है। क्लियर, ओके। So as we move down the group, the atomic size increases and so the acidic character of oxide decreases and basicity, ये वैसा ही पॉइंट हो गया। अब है reactivity towards the halogens, halogens के साथ में ट्राइहेलाइड्स भी बनाते हैं और पेंटाहेलाइड्स भी बनाते हैं। तो क्या नाइट्रोजन पेंटाहेलाइड बना सकता है? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? क्योंकि पेंटाहेलाइड बनाने के लिए एक्स्ट्रा डी सबशेल का होना जरूरी है, एम्प्टी डी सबशेल्स का होना जरूरी है। लेकिन नाइट्रोजन के पास तो होता ही नहीं है, नाइट्रोजन तो सेकंड पीरियड में, और सेकंड पीरियड में कोई भी 2D शेल नहीं होती, जिसकी वजह से ये सिर्फ ट्राइहेलाइड तो बना सकता है पर पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता। जबकि अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो फॉस्फोरस जो है वो ट्राई प्लस पेंटा दोनों हेलाइड्स बना सकता है। दीज आर कोवेलेंट कंपाउंड, ठीक है। ये कैसे हैं? कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, बिकम आयनिक डाउन द ग्रुप विद sp3 हाइब्रिडाइजेशन पिरामिडल शेप। अब देखो ये बात हमने क्यों बोली कि कोवेलेंट कैरेक्टर की हैं और जैसे जैसे आप नीचे जाओगे आयनिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा, तो इसका सीधा सा रीजन है कौन? फजान्स रूल, ठीक है। तो फजान्स रूल को भी हमने क्लास में डिस्कस किया था, सो आई डोंट थिंक कि अभी यहाँ पे डिस्कस करने की जरूरत है। फजान्स रूल किसके बारे में बताता है कि कोई भी जो आपका आयनिक कैरेक्टर मतलब कितना कोवेलेंट बॉन्ड जो है उसके अंदर आयनिक कैरेक्टर कितना है, इसके बारे में वो बात करता है, ठीक है। तो जैसे कोई एक हमारा मॉलिक्यूल है, हम लोग देखते हैं यहाँ पे जैसे आप अगर PCl5 की ही बात करो या फिर कोई भी पेंटाहेलाइड की बात करो, तो उसके अंदर आप क्या देख रहे हो कि जो फॉस्फोरस है वो अपनी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, यानी जो केटायन है वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट है, ठीक है। तो ऐसे में हम क्या देखते हैं कि जो कोवेलेंट कैरेक्टर है वो भी बढ़ जाता है। तो ट्राइहेलाइड्स के कंपैरिजन में पेंटाहेलाइड्स दे आर मोर कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। उसके बाद में जो पेंटाहेलाइड्स हैं आपके, ये क्या होते हैं? लुईस एसिड्स होते हैं बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वेकिंग डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। अंडरस्टूड है। लुईस एसिड है क्योंकि उनके पास में खाली डी ऑर्बिटल है। खाली ऑर्बिटल से इसका मतलब कि उनके पास में जगह है कि वो किसी और को बुला सकें, कि इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकें। इसका मतलब उनका बिहेवियर कैसा हो गया? एसिडिक, लेने की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स की। They possess sp3d hybridization and hence possess trigonal bipyramidal। ये सब चीजें आप लोगों ने कहाँ पढ़ी थी? जब हम लोग वेस्पर थ्योरी को पढ़ते थे तो वहां पे आप लोगों ने इनको डिस्कस किया था, है ना। तो वहां जब हम वेस्पर थ्योरी पढ़ते थे तब हम लोगों ने ये डिस्कस किया था कि इनका क्या स्ट्रक्चर होता है और किस तरह से हम इनको निकाल सकते हैं। जैसे PCl5 है, PCl5 Cl नेगेटिव को लेने के बाद में क्या बन जाता है? PCl नेगेटिव बन जाता है। अब इसका शेप जो है वो डिफरेंट हो चुका, ऑक्टाहेड्रल हो चुका होगा। PCl5 इज आयनिक इन सॉलिड स्टेट एंड एग्जिस्ट एज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ना कई बार क्वेश्चंस पहले भी पूछे गए हैं कि जो आपका PCl5 होता है ना, वो हमें तो लगता है अगर हमसे कोई सिंपली पूछे तो हम क्या कहेंगे कि PCl5 क्या है, तो वो कोवेलेंट कैरेक्टर है। लेकिन नहीं, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होता है यहाँ पे। एक्चुअली तो कोवेलेंट बॉन्ड होता है, लेकिन ये जो है दो आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, यानी एक कैटायनिक स्पीशीज है, एक एनायनिक स्पीशीज है, तब तो ये एक आयनिक काइंड ऑफ मॉलिक्यूल हो गया, है ना। तो ये एक्चुअली जो एग्जिस्ट करता है ना, वो कुछ इस तरह की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि क्या PCl5
PCl5 अपने आप में तो कोवेलेंट बॉन्ड है, उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, लेकिन PCl5 अ कंप्लीट मॉलिक्यूल इज मोर आयनिक इन नेचर बिकॉज क्योंकि यहाँ पे केटायंस है और एक एनायनिक स्पीशीज है। ठीक है, ओके फिर है इन PCl5 देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। इवन अगर आपने जब हम लोग हैलोजन डेरिवेटिव्स की बात करते हैं तो हमें पता है कि बहुत अच्छा क्लोरीनेटिंग एजेंट होता है। तो जब हम वहाँ पे देखते हैं ना कि PCl5 के साथ में किस तरह से आपके एल्केन्स जो हैं वो हैलोजेंस प्रोवाइड हैलाइड्स बनाते हैं, तो वहाँ पे भी हम लोग कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं कि सॉलिड PCl5 के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो जो मैकेनिज्म है वो इस स्ट्रक्चर को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। आप लोगों ने जरूर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में किया होगा। ठीक है, इन PCl5 देयर आर 3 इक्वेटोरियल बॉन्ड्स एंड 2 एक्सियल बॉन्ड्स। ठीक है, PCl5 की अगर हम बात करें तो हमें पता है कि इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये जो बॉन्ड्स मैं बना रही हूँ इनको तो हम क्या कहते हैं, इक्वेटोरियल बॉन्ड, और ये जो 2 ऊपर के साइड बनाए मैंने और एक नीचे के साइड, तो इनको हम कहते हैं एक्सियल बॉन्ड्स। तो 2 तो होते हैं एक्सियल बॉन्ड्स और 3 होते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड्स। और ये कहना कि इन सब का सेम ही बॉन्ड लेंथ है तो वो ठीक नहीं है। ठीक है, ज़्यादा रिपल्शंस फेस करने की, क्योंकि ये जो एक क्लोरीन है इसको नीचे के 3 इन 90 डिग्री पे प्रेजेंट क्लोरीन एटम्स के साथ में एक रिपल्शन फेस करता है ये, जिसकी वजह से इसका जो लेंथ है वो ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो जो एक्सियल लेंथ्स है दे आर मोर देन दैट ऑफ द इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ्स। ठीक है, तो ये भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाइट्रोजन डज नॉट फॉर्म पेंटाहेलाइड्स, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटाहेलाइड नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते। ठीक है, फिर है रिएक्टिविटी टुवर्ड्स ए मेटल्स। तो ये मेटल्स के साथ में किस तरह से रिएक्ट करेंगे, मेटल्स के साथ में जब भी रिएक्ट करेंगे तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -3 होगी। जैसे कि Na(N3) हम बोलते हैं ना, सोडियम नाइट्राइड। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है वो -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है वहाँ पे। क्लियर। उसके बाद में नाइट्रोजन का एनोमलस बिहेवियर, यानी कि किस तरह से बाकी एलिमेंट्स हैं उससे वेरी करता है, तो उसमें हो जाएगा कि इसकी साइज स्मॉल होती है, इसके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, इसकी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है बिकॉज जेड इफेक्टिव बहुत ज्यादा होता है, और इसकी आयनाइजेशन एनर्जी भी कैसी होती है, काफी हाई होती है। उसके अलावा अब हमने सब कुछ मतलब एक जनरली देख लिया है, तो अब कौन कौन से डिफरेंट हमारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे कुछ कंपाउंड्स हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, तो उनको हम थोड़ा सा ब्रीफली स्टडी करते हैं। जिसमें सबसे पहला कौन है, डाइनाइट्रोजन। डाइनाइट्रोजन के आपको 1-2 प्रिपरेशंस आने चाहिए, हालांकि आइडिया आपको सभी प्रिपरेशंस का होना चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस आपसे कहीं से भी पूछे एग्जैक्टली आपसे या तो सिंपली ये पूछ लेंगे कि डाइनाइट्रोजन का कोई वन ऑफ द मेथड बताओ प्रिपरेशन का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपसे एग्जैक्टली कोई एक ही प्रिपरेशन मेथड पूछ लिया तो वहां पे आपको इनका आइडिया जरूर होना चाहिए। देखो याद करो, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब हम लैब्स में प्रिपेयर करते हैं तो हम अमोनियम क्लोराइड को यूज करते हैं और सोडियम नाइट्रेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हीट करने से यहाँ से आपको दिख ही रहा है, जब भी ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल होगा ना, अमोनिया का रिलीज मतलब अमोनिया या फिर नाइट्रोजन गैस का रिलीज होना बहुत हद तक पॉसिबल है। तो यहाँ पे क्या निकल जाता है आपका N2 गैस, वाटर और साथ में NaCl। इसी तरह से अमोनियम क्रोमेट के साथ में जब आपने किया रिएक्शन डाइक्रोमेट के साथ में, तो भी आपको नाइट्रोजन जो है वो यहाँ पे कुछ इस तरह से मिल जाती है। बेरियम नाइट्राइड के साथ में करोगे तो भी आपको नाइट्रोजन गैस जो है वो रिलीज होती हुई दिख जाती है। उसके अलावा भी कुछ प्रिपरेशन मेथड्स हैं जो कि आप जो वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल क्लासेस है वहाँ ज़रूर जाके देख सकते हो एक बार, बहुत ऊपर से, है ना। ठीक है, खास इंपॉर्टेंट यही है। फिर है फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो देखो कोई बहुत ज़्यादा तो इसमें देखने की है नहीं, कलरलेस होती है, ऑर्डरलेस होती है और नॉन टॉक्सिक होती है। नॉन टॉक्सिक है तभी तो हमारे आसपास में 78% डाइनाइट्रोजन है, उसके बाद में भी हमें कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये सब हो गया। केमिकली अनरिएक्टिव है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कभी भी हमें कोई रिएक्शंस करानी होती है जिसके लिए हमें इनर्ट एटमॉस्फेयर चाहिए या फिर हमें एक ऐसा एटमॉस्फेयर चाहिए जिसके अंदर ऑक्सीजन ना प्रेजेंट हो, या ताकि ऑक्सीडेशन को हम लोग किसी तरह से अवॉइड कर सकें। तो उन केसेस में हम क्या करते हैं, एक नाइट्रोजन का एनवायरनमेंट बनाते हैं जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वहाँ पर कोई फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं हो पाता और नाइट्रोजन खुद रिएक्ट नहीं करती बिकॉज इट इज इनर्ट इन नेचर। ठीक है, और ऐसा क्यों है कि इनर्ट है नेचर में, दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्योंकि नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है और ये ट्रिपल बॉन्ड इतना स्ट्रांग होता है, इसके लिए इतनी ज़्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी कि उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी, इतनी नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे होती नहीं है। तो नाइट्रोजन अपना चुपचाप साइड में पड़ा रहता है और किसी के साथ में कोई रिएक्शन जनरली शो नहीं करता नॉर्मल टेम्परेचर्स पे। ठीक है, तो ये आपका कुछ N ट्रिपल बॉन्ड N कुछ इस तरह से प्रेजेंट होता है विच हैज़ अ वेरी हाई बॉन्ड एसोसिएशन एनर्जी। ठीक है, उसके अलावा फिर जो ये तो हो गया फर्स्ट डाइनाइट्रोजन। सेकंड अगर हम बात करें तो अमोनिया की। ठीक है, तो अमोनिया जो है वो किस तरह से, अमोनिया
किस तरह से प्रिपेयर किया जा सकता है और उसकी क्या क्या कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं उनको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखो अमोनिया के अंदर क्या हो जाएगा, सेकेंड ये है हमारा अमोनिया। ठीक है, अमोनिया क्या है, इज अ मॉलिक्यूल। देखो इसका स्ट्रक्चर वगैरह तो हम लोगों ने बहुत बार बना रखा है, तो इसलिए इसमें तो कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। कुछ इस तरह से अमोनिया का मॉलिक्यूल होता है ना, NH3, यही होता है आपका अमोनिया का मॉलिक्यूल, राइट। इट हैज अ 3 बॉन्ड पेयर एंड 1 लोन पेयर। तो हमें दिख रहा है कि 3 बॉन्ड्स हैं और 1 लोन पेयर है। तो अगर हमसे कोई पूछे इसका शेप क्या है, तो शेप तो हो गया इसका पिरामिडल, है ना। और उसके अलावा अगर कोई हमसे पूछे ट्राइगोनल पिरामिडल हो गया। अगर कोई हमसे पूछे इसकी ज्योमेट्री बताओ, तो ज्योमेट्री इसकी क्या हो जाएगी, टेट्राहेड्रल हो जाएगी। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होती है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है। प्रिपरेशन का सबसे बेस्ट मेथड है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जब आपको हायर इंडस्ट्रियल लेवल पे प्रिपेयर करना है। सो द प्रोसेस इज बीन कॉल्ड एज द हेबर्स प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रिएक्शन हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो हमें पता है कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जब रिएक्ट करवाते हैं एट अ एंथैल्पी, मतलब कितनी एंथैल्पी यहाँ पे रिलीज हो रही है, यानी कि फॉर्मेशन इज अ एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो -46.1 किलो जूल की एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, टेम्परेचर हमने कितना रख रखा है, ये कंडीशंस जो है ना ये आपसे कभी कभी पूछी जा सकती हैं। प्रेशर जो है वो हम इतना मेंटेन करते हैं 200 × 10 पास्कल। टेम्परेचर जो है वो हमने 773 केल्विन, और कैटलिस्ट जो है वो हम लोग आयरन ऑक्साइड, जिसके अंदर आजकल तो ये K2O Al2O3 को यूज किया जाता है, अदरवाइज पहले जो है वो आयरन के ही ऑक्साइड को लिया जाता था या सिंपली आयरन को ले लिया जाता था विद मॉलिब्डेनम एज द प्रमोटर। ठीक है, लेकिन आजकल इस तरह से दूसरे कुछ आपकी केमिकल स्पीशीज है जिनको कि हम यूज करते हैं एज अ कैटलिस्ट। कंडीशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप जरूर देख लेना। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट जो हमारे पास में स्पीशीज है वो कौन है, नाइट्रिक एसिड। ठीक है, थर्ड है हमारे पास नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड आपको पता है ये कहते हैं हम HNO3 को, और इसको प्रिपेयर करने के लिए जो हम इंडस्ट्रियल लेवल पे मेथड यूज करते हैं उसको कहते हैं ऑसवाल्ड प्रोसेस। ठीक है, तो ऑसवाल्ड प्रोसेस का मैं आपको बता देती हूँ। द NO thus formed is recycled and thus aqueous HNO3 can be concentrated by distilling up to 68% biomass। ठीक है, तो ये यहाँ पे हम कुछ ही मेथड्स, ये कुछ स्टेप्स हैं, ये देख लेते हैं। देखो सबसे पहले तो आप अमोनिया का रिएक्शन कराते हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, और इन कंडीशंस को आपको ध्यान रखना है कि ये प्लैटिनम के ऊपर और 500 केल्विन और 9 बार एटमॉस्फेयर पे कराते हैं, तो उससे हमारे पास में नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बन जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड बनी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन होता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है। फिर ये जो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, इसको जब पानी से रिएक्शन होता है तो यहाँ पे HNO3 बनता है, ये तो हमें मिल ही गया। उसके अलावा फिर से यहाँ पे नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड हमें एज अ बाय प्रोडक्ट मिलती है। ये नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जो है अगेन इसका ऑक्सीडेशन करवा के हम फिर इससे HNO3 बना सकते हैं। तो इसका मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग ये जो रिएक्शन स्टेप्स करवा रहे हैं, इसमें जो हमारा बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको भी हम लोग फिर से कंज्यूम कर रहे हैं। तो कुछ भी यहाँ पे वेस्टेज नहीं होता, बहुत अच्छे परसेंटेज के अंदर हमें नाइट्रिक एसिड जो है वो मिल जाता है। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रखा है फर्दर कॉन्सेंट्रेशन टू 98% तक आपको ये मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा कॉन्सेंट्रेशन है, काफ़ी अच्छी ईल्ड है अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट इतना मिल जाए तो। ठीक है, तो ये तो हो गए कौन से, नाइट्रोजन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स की, जिसमें हमने डाइनाइट्रोजन की बात की, नाइट्रिक एसिड की बात की और अमोनिया की बात की। नेक्स्ट हम किसकी बात कर लेते हैं, फॉस्फोरस की। ठीक है, फॉस्फोरस की। तो फॉस्फोरस के अंदर क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है और ये P4 काइंड ऑफ मॉलिक्यूल को फॉर्म करता है। 3 तरह के हमारे पास फॉस्फोरस होते हैं, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड फॉस्फोरस और ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इनके कुछ जो काम के कैरेक्टर्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम बात करें किसकी, व्हाइट फॉस्फोरस की, तो व्हाइट फॉस्फोरस कैसा है, डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल P4 मॉलिक्यूल है ना। इसके शेप्स वगैरह हमने सारे के सारे बनाए थे, तो आई डोंट थिंक कि अब बार बार सब कुछ बनाने की जरूरत है। इसका तो हमने नेटवर्क काइंड ऑफ शेप देखा था, तो एक बार आप उनको जरूर वहां से जाके देख लेना, जो भी हम लोगों ने क्लासेस में पढ़ा था। ये जस्ट एक बार आपको ब्रीफ करने के लिए है। तो देखो P4 इसका एक डिस्क्रीट टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, जैसा सिंपल टेट्राहेड्रल है बिल्कुल वैसा ही टेट्राहेड्रल काइंड ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पे बन जाएगा। काफी ज्यादा
रिएक्टिव होता है और मैंने आपको बताया था कि ये डार्क के अंदर ग्लो भी करता है ना, जो हमारी बोन्स होती हैं उसके अंदर भी व्हाइट फॉस्फोरस ही प्रेजेंट होता है। फिर है ये थोड़ा सा वैक्सी सा सॉलिड होता है और ये CS2, ये पॉइंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये CS2 के अंदर सोल्यूबल है एंड वाटर के अंदर इनसोल्यूबल है। इट हैज़ अ लो इग्निशन टेम्परेचर देयरफॉर केप्ट अंडर द वाटर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए व्हाइट फॉस्फोरस के। देन अगर हम बात करें रेड फॉस्फोरस की, तो देखो रेड फॉस्फोरस में पॉलीमरिक स्ट्रक्चर, ये तो सिंपली एक मॉलिकुलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जबकि ये जो है पॉलीमर सेम वैसे ही स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन अब क्या है कि जो फॉस्फोरस है वो दूसरे फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल के साथ में एक लिंक फॉर्म करेगा और ये जो जिस तरह से चेन जो है ना ये आगे से आगे चलती रहेगी, एक पॉलीमर टाइप का स्ट्रक्चर आपके सामने बन के आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों ही पॉइंट बहुत, ये जो हमने यहाँ पे देखा था ये अगर आपसे कभी कोई डिफरेंसेस पूछ लेता है तो ये डिफरेंसेस आपको सबसे पहले बताने चाहिए। और यहाँ पे क्या है, चेन्स ऑफ P4 यूनिट्स लिंक टुगेदर। ठीक है, तो एक लिंकिंग होती है P4 मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो आप ये भी कह सकते हो कि जो रेड फॉस्फोरस है ये एक्चुअली आप कहाँ से ले रहे हो, व्हाइट फॉस्फोरस से ही मिल रहा है आपको, राइट। ये थोड़ा कम रिएक्टिव है और ये अंडरस्टूड भी है क्योंकि एक चेन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर है, तो सबके सब जो फॉस्फोरस के मॉलिक्यूल से एक दूसरे के साथ बंधे हुए हैं, कोई फ्री वैलेंसी तो यहाँ पे है नहीं, तो इस वजह से जो रिएक्टिविटी है वो भी कम हो जाती है। ठीक है, ये उसकी तरह ग्लो नहीं करता है, हैज एन आयरन ग्रे काइंड ऑफ लस्टर, इनसॉल्यूबल इन वाटर एज वेल एज CS2। तो ये वाटर में और दोनों के अंदर इनसॉल्यूबल है। ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अगर हम ब्लैक फॉस्फोरस की बात करें तो अगेन ब्लैक फॉस्फोरस जो है ना ये दो टाइप के होते हैं, अल्फा फॉस्फोरस, अल्फा ब्लैक फॉस्फोरस और बीटा ब्लैक फॉस्फोरस। ठीक है, ये दोनों के ये कैसे हैं, काफी कम रिएक्टिव है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हैज एन ओपेक मोनोक्लिनिक और रोम्बोहेड्रल क्रिस्टल्स। व्हाइट फॉस्फोरस जो है उससे आपको क्या मिल जाएगा, व्हाइट फॉस्फोरस 573 केल्विन पे जो आप लेते हो आपको रेड फॉस्फोरस मिल जाता है, और जो व्हाइट फॉस्फोरस है उसको जब हाई प्रेशर पे ट्रीट करते हैं तो हमें ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है, और जो रेड फॉस्फोरस है उससे भी आपको ब्लैक फॉस्फोरस मिल जाता है। एक इनमें से अल्फा काइंड ऑफ है, एक इनमें से बीटा काइंड ऑफ है। ठीक है, तो ये आप दो, एक मतलब व्हाइट फॉस्फोरस भी आपको ब्लैक फॉस्फोरस दे रहा है और जो रेड फॉस्फोरस है वो भी आपको ब्लैक फॉस्फोरस देता है। ठीक है, लेकिन दोनों जो ब्लैक फॉस्फोरस हैं वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि एक अल्फा फॉर्म है और दूसरी बीटा फॉर्म है। ठीक है, उसके बाद में हम सेकंड बात कर लेते हैं, ये तो हो गया हमारा फर्स्ट फॉस्फोरस का मॉलिक्यूल। सेकेंडली हम बात कर लेते हैं फॉस्फीन की। फॉस्फीन का फॉर्मूला होता है PH3। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा हाईली पॉइजनस गैस होती है, कलरलेस होती है और इसकी स्मेल कैसी है, रॉटन फिश टाइप की, है ना। और इसका प्रिपरेशन मेथड हम देख लेते हैं। फॉस्फीन बहुत 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 ज़्यादा ये पॉइजनस होती है, और आप याद करो हम लोगों ने इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एप्लीकेशन भी देखा था, है ना, ज़रूर अब तक तो आपको याद आ गया होगा वो एप्लीकेशन। ओके, उसके बाद में है Ca3P2। जो प्रिपरेशन मेथड्स की हम बात कर रहे हैं, तो जो हमारा कैल्शियम, यही जो है ना, यहीं से हम लोगों ने इसका एक क्या देखा था, एक एप्लीकेशन देखा था। एप्लीकेशन क्या कि अगर मान लो कोई शिप जो है वो कभी भी कहीं पे किसी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कहीं पे फंस जाती है, तो किसी दूसरी शिप को एक जस्ट एक सिग्नल देने के लिए दैट वी आर इन सर्च ऑफ सम हेल्प, हमें ज़रूरत है, हमें कोई रेस्क्यू करने के लिए आओ, तो उसके लिए क्या करते हैं कि जो कैल्शियम फॉस्फाइड के वहाँ पे कुछ टैंक्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं उनकी शिप्स के अंदर, तो उनको वो डाल देते हैं। पानी के कॉन्टैक्ट में आते ही वहाँ से फॉस्फीन गैस रिलीज होती है, और उस फॉस्फीन गैस के रिलीज होने से दूसरी शिप्स को ये सिग्नल मिलता है कि ज़रूर वहाँ पे कोई शिप है जिसको कि हमारी ज़रूरत है, तो वो रेस्क्यू करने के लिए वहाँ पे जाते हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे ये एप्लीकेशन के बेस पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है और जा सकता है, और डायरेक्टली आपसे रिएक्शंस पूछ ली जा सकती हैं। तो कैल्शियम फॉस्फाइड आप देख रहे हो कि पानी के कांटेक्ट में आते ही क्या फॉर्म कर देता है, फॉस्फीन गैस को फॉर्म कर देता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, अगर हम कैल्शियम फॉस्फाइड को रिएक्ट कराते हैं HCl के साथ में, तो अगेन हमें एक सॉल्ट मिल जाएगा और फॉस्फीन गैस रिलीज हो जाएगी। इसी तरह से जो P4 है, यानी कि आपका व्हाइट फॉस्फोरस है, उसको जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना, इसको भी आप ध्यान रखना। फॉस्फोरस को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कराते हैं तो सोडियम हाइपोफॉस्फाइड और हमें मिल जाता है फॉस्फीन। फिर है क्लोराइड्स ऑफ फॉस्फोरस। ठीक है, फॉस्फोरस के कौन कौन से क्लोराइड्स होते हैं, तो देखो फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड, ठीक है, और पेंटाक्लोराइड, हम दोनों की बात करेंगे। ये है PCl3। ये दोनों ही जो आपके पेंटा और ट्राइक्लोराइड्स हैं, ये दोनों ही अच्छे क्लोरीनेटिंग एजेंट्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले इट इज़ अ कलरलेस ऑयली लिक्विड सा होता है, जबकि PCl5 की बात करें तो वो सॉलिड होता है। ठीक है, प्रिपरेशन इसका कैसे करोगे आप, जैसा आपके दिमाग में पहली चीज जो आएगी कि आप फॉस्फोरस को क्लोरीन गैस के साथ में रिएक्ट करवा दो। अब फॉस्फोरस भी कौन सा, पॉलीमर्स तो लोगे नहीं,
फॉस्फोरस कौन सा लोगे, व्हाइट फॉस्फोरस। तो व्हाइट फॉस्फोरस को जब हम क्लोरीन से ट्रीट कराते हैं तो हमें PCl3 मिलता है। बिल्कुल इसी तरह से जब हम SOCl2 के साथ ट्रीट कराते हैं तो हमें ऑब्वियसली दूसरे गैसेस भी मिलेंगे, लेकिन हमारा जो हमारा डिजायरेबल प्रोडक्ट है PCl3 वो मिल जाएगा। ठीक है, वाटर के साथ में क्या बिहेवियर है, सो इट गेट्स हाइड्रोलाइज्ड इन द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर। तो PCl3 को अगर आप वाटर से ट्रीट कराओगे तो H3PO3 और HCl मिल जाएगा। क्लियर है। तो इन रिएक्शंस को भी हम लोगों ने डिस्कस किया था उन क्लासेस में काफ़ी डिटेल में। शेप की अगर हम बात करें तो अंडरस्टूड है, जैसा अमोनिया का शेप होता है वैसे इसका भी शेप होगा। ठीक है, बॉन्ड एंगल में डिफरेंस जरूर होगा लेकिन शेप तो यही रहेगा ना। तो कुछ इस तरह से, तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन तो sp3 ही होगी और शेप पिरामिडल ही होगा। एसिटिक एसिड के साथ में क्या होगा, एसिटिक एसिड जो कि एक वीक एसिड होती है, PCl3 के साथ में रिएक्ट कराओगे तो होगा ये कि ये इसको कन्वर्ट कर देगा COCl के अंदर। यानी कि मैंने आपको बताया कि दैट इट्स अ वेरी गुड क्लोरिनेटिंग एजेंट। तो जहां कहीं भी उसको कोई ऐसा मौका मिलेगा ना कि वो अपना क्लोरीन किसी दूसरे मॉलिक्यूल को दे सके तो वो ऐसा करने वाला है। जैसे कि एसिटिक एसिड है तो OH जो है यहाँ से हट के क्या निकल गया, यहाँ पे Cl यहाँ पे रिप्लेस हो गया। ठीक है, इसी तरह से अगर हम लोग बात करें अल्कोहल की तो अल्कोहल में से भी क्या करेगा, ये OH को निकाल के वहाँ पे Cl को प्लेस कर देगा। ठीक है, कौन करेगा, ये PCl3 जो कि एक अच्छा क्लोरिनेटिंग एजेंट है, मैंने आपको बताया। देन अगर हम बात करें आगे किसकी, पेंटाक्लोराइड की, तो देखो पेंटाक्लोराइड की अगर हम बात करें तो यानी कि PCl5। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि जो PCl5 होता है ये आयनिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, Pl6 नेगेटिव PCl3 प्लस, राइट। ओके, तो इसमें रहता है। अब क्या होगा, येलोइश व्हाइट पाउडर होता है। तो ये कैसा है, ये सॉलिड फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म है, जबकि अभी हमने PCl3 के लिए देखा था कि ये कलरलेस ऑयली लिक्विड स्टेट होती थी। क्लियर। ट्राइगोनल बायपिरामिडल शेप होगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन होगी। थोड़ी देर पहले हमने इसका स्ट्रक्चर भी बनाया था तो यहाँ से भी आपको समझ में आ जाएगा कि कुछ इस तरह से है ना, Cl 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 Cl। तो ये कुछ इसका शेप होने वाला है। और ये कौन सा शेप होता है, इसको हम, क्योंकि ट्राइगोनल तो प्लेन में है इसलिए ट्राइगोनल, और ऊपर और नीचे दो क्लोरीन्स हैं, इसका मतलब बायपिरामिडल। ठीक है, प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो वैसे ही जैसे हमने उसको प्रिपेयर किया था वैसे ही यहाँ पे भी करेंगे, लेकिन क्लोरीन का अमाउंट हमें ज़्यादा लेना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने 6 क्लोरीन के मॉलिक्यूल्स लिए थे, जबकि यहाँ पे हमें 10 क्लोरीन के थोड़ा ज़्यादा लेना पड़ेगा, तभी आप PCl5 को बना पाओगे। ठीक है, अगेन SOCl2 के साथ में, वहाँ पे SOCl2 के साथ करवाया था, यहाँ पे SO2Cl2 के साथ में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें SO2 गैस और PCl5 मिल जाता है एज अ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये हमें दो कुछ जो है यहाँ से, ये एक सिंपल से कुछ मेथड्स हैं जिनसे कि आप PCl5 को बना सकते हो। वाटर के साथ में क्या करेंगे, तो देखो वाटर के साथ में हमने यहाँ पे क्या देखा था कि वाटर के साथ में रिएक्ट करके H3PO3 बनता था, जबकि अब हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम लोग PCl5 की बात करते हैं तो H3PO3 नहीं POCl3 बनता है। जब आप उसका मैकेनिज्म देखोगे तो आप बहुत अच्छे से समझ ही जाओगे। जस्ट एक ट्रिक है आपको याद कराने के लिए कि PCl3 होगा और अगर कोई फॉस्फोरस का ऑक्साइड यहाँ पे बन रहा है, सो दैट इज सर्टेनली दैट विल बी H3PO3। जबकि अगर हम बात करें PCl5 की, PCl5 जो है वो किस तरह का ऑक्साइड बनेगा, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी POCl3। दोनों की आप फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट्स को वहां पे जरूर फाइंड करके देखना, आपको इजीली पता चल जाएगा। H3PO3 के अंदर फॉस्फोरस की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, जबकि POCl3 के अंदर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, उसके बाद में ये बात हो गई, काफी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती हैं एग्जाम्स में। विद एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड के लिए हमने यहाँ देखा था कि इसने क्या किया, OH को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। अल्कोहल में भी OH को रिप्लेस कर दिया क्लोरीन से। अब यहाँ पे देखते हैं, तो जब हमने यहाँ पे एसिटिक एसिड से रिएक्ट करवाया तो अगेन यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, Cl से रिप्लेस हो गया, साथ में क्या बन रहा है, POCl3, है ना। तो ये चीजें आपको अब तक समझ में आ गई होंगी। इसी तरह से अगर हम अल्कोहल के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो भी हमें POCl3 मिल जाता है और Cl से रिप्लेस हो जाता है। मेटल्स के साथ में अगर आप रिएक्शन करवाते हो तो क्या होगा, ये अपना एक क्लोरीन है, तो ये क्लोरीनेटिंग एजेंट ही है ना, तो अपना एक क्लोरीन दे देगा। तो कोई ऐसा मेटल जो कि वैसे भी क्लोरीन्स के लिए बहुत ज़्यादा क्या हो, ससेप्टेबल हो, तो वो बहुत इजीली वहाँ से क्लोरीन को लेकर एक सॉल्ट फॉर्म कर देगा। तो किस तरह के सॉल्ट्स बनेंगे, जैसे कि सिल्वर है, सिल्वर क्या करेगा, सिल्वर क्लोराइड बना देगा। एसन यानी कि टिन है तो टिन क्लोराइड बना देगा। ठीक है, और PCl5 खुद टूट के क्या बना देगा, एक लोअर फॉस्फोरस का क्लोराइड बना देगा। ठीक है, तो ये कुछ हमारे हो गए कौन से, ग्रुप नंबर 15 के एलिमेंट्स। अब हम लोग किसके बारे में बात करेंगे, ग्रुप नंबर 16 के बारे में। देखो ग्रुप नंबर 16 यानी कि जो हमारे ऑक्सीजन की फैमिली है। ठीक है,
यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स आपको कौन कौन सी -2 +2 +4 +6 ऑक्सीडेशन स्टेट्स हम देखते हैं। क्लियर? ऑक्सीजन डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसका अगेन आपको रीजन पता है कि +6 नहीं शो कर सकता क्योंकि उसके पास में इतने ऑर्बिटल्स ही नहीं है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो किसी को दे सके, इतने ज़्यादा दे सके। और सबसे बड़ी बात, उसकी खुद की जो साइज होती है वो इतनी छोटी है, प्लस वो खुद इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो कभी भी 6 इलेक्ट्रॉन्स नहीं दे पाएगा। ठीक है? फिर है पोलोनियम डज नॉट शो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते जाएंगे ग्रुप के अंदर तो वैसे वैसे लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा फेवर करेगी। इस वजह से +6 की बजाय +4 ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर फेवर्ड। ठीक है? द स्टेबिलिटी, ये बात हम समझ गए इनर्ट पेयर इफेक्ट वाली। फिर है द स्टेबिलिटी ऑफ द -2 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप ड्यू टू इंक्रीज इन द एटॉमिक साइज। ठीक है? ये भी अंडरस्टूड है कि जो -2 ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कौन शो करेगा? जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यानी कि ऑक्सीजन तो बहुत इजीली करता है, लेकिन जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो मेटालिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। जब मेटालिक कैरेक्टर बढ़ेगा तो जो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं उसमें रहने की टेंडेंसी भी कम हो जाएगी। ऑक्सीजन शोज -2 ऑक्सीडेशन स्टेट इन जनरल। ठीक है? वैसे तो जनरली आपको ऑक्सीजन हमेशा ही -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेगा। अगर ऑक्सीजन फ्लोरीन के साथ में प्रेजेंट है तो बात अलग है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऐसे केस में वो क्या करेगा कि खुद इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो हमेशा नेगेटिव स्टेट में ही रहना चाहेगा। तो कंपैरेटिवली इन रिलेशन टू दैट ऑफ फ्लोरीन ऑक्सीजन विल बी पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है? तो ऑक्सीजन पे ना सिर्फ नेगेटिव बल्कि पॉजिटिव ही चार्ज होगा, सिर्फ -2 से अलग नहीं होगा ही पॉजिटिव चार्ज। ठीक है? बहुत बड़ी बात है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, घुमा फिरा के आपसे कहीं ना कहीं कुछ चीजें पूछी जा सकती हैं। Thus the stability of the +6 oxidation state decreases and +4 oxidation state increases due to the inert pair effect। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। अब अगर हम बात करें किसकी, आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो अगेन एक जनरल ट्रेंड तो यही होता है कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगी, डिक्रीज होगी। ठीक है? The ionization enthalpy of the elements of group 16 is lower than that of the group 15। ये जो बात मैंने आपको ग्रुप 15 में बताई थी एग्जैक्टली वही वाली बात है, क्योंकि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स जो होते हैं उनके पास में हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशंस होती है, जिसकी वजह से वहां से इलेक्ट्रॉन निकालना और भी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। क्लियर है? हाउएवर आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है? ये तो कोई बताने वाली बात ही नहीं है। फिर है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी इलेक्ट्रॉन्स को लेने की टेंडेंसी। ऑक्सीजन हैज लेस नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देन दैट ऑफ सल्फर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है? सल्फर के कंपैरिजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि खुद ऑक्सीजन की साइज बहुत छोटी है। जैसे ही वो एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को लेगा तो साइज छोटी होने की वजह से जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं और इस इलेक्ट्रॉन के बीच में कुछ रिपल्शंस होंगे, तो इन रिपल्शंस को ओवरकम करने में कुछ एनर्जी यूज हो जाती है, जो कि सल्फर के केस में नहीं होगा। तो सल्फर की तो जितनी नेगेटिव होनी चाहिए थी उतनी ही नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, लेकिन ऑक्सीजन की जितनी नेगेटिव होनी चाहिए थी उससे थोड़ी सी कुछ एनर्जी जो है वो कहीं दूसरी जगहों पे कंज्यूम हो गई इन रिपल्शंस को ओवरकम करने में, इस वजह से उतनी नेगेटिव नहीं रहती। राइट? इसलिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी इन कंपैरिजन टू सल्फर इट इज लिटिल लेस। ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे ट्रेंड भी पूछा जा सकता है, बाकी ट्रेंड बिल्कुल नॉर्मल है, बस आपको सल्फर को सबसे आगे लेकर आ जाना और ऑक्सीजन को सेकंड नंबर पे। फ्रॉम सल्फर टू पोलोनियम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव टू पोलोनियम बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन एटॉमिक साइज। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर बात करें हम मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमें पता है कि इन जनरल जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। ठीक है? लेकिन वाटर के केस में अगर हम देखें तो इस हिसाब से तो वाटर का मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होना चाहिए था, पर वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है, इस चीज को हमें भूलना नहीं है। ठीक है? तो थोड़ा सा आपको रिवर्सल जो है वो वाटर की वजह से देखने को मिलेगा। सो इट इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऑक्सीजन हैज मच लोअर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट देन दैट ऑफ सल्फर बिकॉज ओके, यहाँ पे हालांकि वाटर की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ऑक्सीजन और सल्फर के टर्म्स में बात हो रही है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे जो जैसा है वो वैसा ही चलेगा। ठीक है? ओके, देन अगर हम आगे चलें राइट, फिर है रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन। तो मैंने अभी आपको थोड़े पहले बताया था E2O, इस तरह के ये जो है हाइड्रोजन के साथ में, सॉरी H2O है ना, तो हम क्या लिखेंगे H2E।
इस तरह के आपके मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है। जहाँ पे ई आपका क्या हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, बाकी सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। ये सब आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, वाटर, फिर ये हो गया H2S, H2SE, H2TE, ठीक है। सो दे पोजेस बेंड शेप, ठीक है। स्ट्रक्चर आप खुद से एक बार बना के देख सकते हो, जैसे वाटर का स्ट्रक्चर होता है बिल्कुल उसी तरह से सबका होगा, हालांकि बॉन्ड एंगल जरूर डिफरेंट होने वाले हैं। बॉन्ड एंगल की अगर हम बात करें तो ये देखो इन्होंने ट्रेंड आपको यहाँ पे बना के दे रखा है। ये सारे ट्रेंड्स जो है ना, जो भी इंपॉर्टेंट ट्रेंड्स हैं इन पी ब्लॉक एलिमेंट्स के, ये सारे के सारे मैं आपको कंपाइल करके दे दूंगी जब हम लोग इस क्लास में, तो मैंने इसको अटैच नहीं किया है, लेकिन जो भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी जिसके अंदर हम इनसे रिलेटेड सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो वहाँ पे जितने भी पॉसिबल ट्रेंड्स आपसे पूछे जा सकते हैं, चाहे उसमें कुछ एक्सेप्शंस हो चाहे एक्सेप्शंस ना हो, तो वो सब मैं वहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। तो इसलिए इनका इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वाटर का अगर हम बॉन्ड एंगल देखें तो ऑब्वियसली क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। अगेन रीज़न वही है क्योंकि ऑक्सीजन यानी कि सेंट्रल एटम सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो अगेन वही इलेक्ट्रॉन रिपल्शंस होंगे। उन रिपल्शंस को अवॉइड करने के लिए जो बॉन्ड लेंथ है, जो बॉन्ड मतलब बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो एक दूसरे से सबसे ज़्यादा दूर रहना पसंद करेंगे, और ये टेंडेंसी जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे वैसे वैसे कम होती जाएगी अप टू पोलोनियम, ठीक है। तो ये हो गया। देन एसिडिक नेचर की बात करें तो हमें पता है कि जो एसिडिक नेचर है वो क्या होगा, ऊपर की साइड में एसिडिक नेचर ज़्यादा होगा कि नीचे की तरफ ज़्यादा होगा। तो ये देखो एक सिंपल सा ट्रेंड है, कोई इसके अंदर एक्सेप्शन नहीं है। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे जनरली भी यही होता है कि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं, और जो आपके मेटल्स होते हैं वो क्या बनाते हैं, बेसिक ऑक्साइड्स, ठीक है। यहाँ पे हालांकि हाइड्राइड्स की बात हो रही है, लेकिन फिर भी जो एसिडिक बिहेवियर है वो नीचे की साइड में आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। दिस इज बिकॉज द He बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, देयरफॉर द बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी डिक्रीजेस। देन अगर हम बात करें थर्मल स्टेबिलिटी की, तो थर्मल स्टेबिलिटी भी आपकी कैसी होगी, नीचे की साइड में ज़्यादा आपकी बढ़ रही है, ठीक है। तो दिस इज बिकॉज द He बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज, अगेन आपका सेम वही वाला रीजन हो जाएगा, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो डिक्रीज हो रही है। एक्चुअली ये थोड़ा सा गलत बना हुआ है, ये कुछ इस तरह से होगा, ये शायद उल्टा बन गया है ना। जैसे जैसे आप लोग नीचे जाओगे तो थर्मल स्टेबिलिटी कम होगी। थर्मल स्टेबिलिटी कम क्यों होगी, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी कम हो रही है, तो बॉन्ड तो बहुत इजीली टूट रहा है। जब इजीली टूट रहा है तो फिर थर्मल स्टेबिलिटी ज़्यादा कैसे हो सकती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा करेक्ट कर लेना। उसके बाद में है रिड्यूसिंग कैरेक्टर, तो रिड्यूसिंग कैरेक्टर का भी इन्होंने आपको ट्रेंड दे रखा है। देन है कौन, ये सारे ट्रेंड्स हो सकता है इनमें कुछ कुछ गलती भी हो, बट ये सभी ट्रेंड्स जो हैं वो मैं आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दूंगी अलग से। फिर है रिएक्टिविटी विद ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ में ये EO2 या EO3 इस तरह के मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करते हैं, ठीक है, जिसमें कि E कौन होगा आपका, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन अगर O2 यानी कि ओजोन फॉर्म करता है ना, तो इसी तरह से जैसे SO2 हो गया, SO3 हो गया, फिर आपके इसका टेलुरियम ऑक्साइड के लिए TeO2 एंड TeO3, इस तरह के मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ पे बनेंगे। देन है रिड्यूसिंग character of the dioxide decrease down the group because oxygen has a strong positive field which attracts the hydroxyl group and removes H+, that becomes easy, जो भी हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था। acidity also decreases down the group, SO2 यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड इज अ गैस, वेरेज जबकि अगर हम सेलेनियम ऑक्साइड की बात करें तो वो कैसा होता है, सॉलिड होता है। तो जैसे जैसे आप लोग ऊपर से नीचे जाओगे तो एक जनरली ये देखने को मिलता है कि जो फिजिकल स्टेट है ना वो गैस से क्या होती जाती है, सॉलिड में जाती है, ठीक है। हालांकि अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर जो है, वाटर H2O है, वो एक बेसिकली आपका लिक्विड होता है, राइट। लेकिन अगर हम SO2 की बात करें तो वो एक गैस होती है। तो उसके अपने डिफरेंट रीजंस है, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो कि सल्फर डाइऑक्साइड में नहीं होती, ठीक है। फिर ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से भी 1 मार्क क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर है रिएक्टिविटी विद हेलोजेंस, तो हेलोजेंस के साथ में EX2, EX4, EX6 इस तरह के मॉलिक्यूल्स को ये फॉर्म करेंगे। जैसे कि आपने देखा होगा SF4 देखा होगा, SF6 देखा होगा, ठीक है। ऑक्सीजन जो है वो OF6 या कुछ भी इस तरह का नहीं बना सकता क्योंकि उसके पास में d ऑर्बिटल्स नहीं होते। द स्टेबिलिटी ऑफ द हैलाइड डिक्रीजेज डाउन इन द ऑर्डर ऑफ, यानी कि अगर F नेगेटिव के साथ में बन रहा है तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए आपको जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं फ्लोराइड्स के साथ में वो मैक्सिमम मिलते भी हैं क्योंकि उनकी स्टेबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, और ज़्यादा वेराइटी भी मिलेगी। दिस इज बिकॉज EX बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन साइज, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अमंग हेक्साहेलाइड फ्लोराइड्स आर द मोस्ट स्टेबल बिकॉज ऑफ द स्टेरिक रीजंस, क्योंकि फ्लोराइड खुद बहुत छोटा है, इस वजह से उसकी वजह से कोई भी खास स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं क्रिएट होगा। फिर है आपका
Dihalides are sp3 hybridized and so are tetrahedral in shape. Hexafluorides are only stable halide which are gaseous and have sp3d2 hybridization and octahedral shape. ठीक है, hexafluorides का ही क्या होगा, octahedral shape होगा. ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Water is a liquid while H2S is a gas. ठीक है, फिर मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि वाटर जो है H2S के अंदर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती जबकि वाटर के अंदर होती है. इस वजह से वाटर को एक्चुअली गैस होना चाहिए था बट वो गैस नहीं है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल्स. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. देन हम बात करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की और उसकी कुछ प्रिपरेशंस की. तो बहुत सारे मेथड्स यहाँ पे आपको दे रखे हैं, अलग अलग मेटल के, नॉन मेटल के ऑक्साइड्स की को यूज़ करके आप ऑक्सीजन गैस को रिलीज करवा सकते हो. ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है पोटेशियम क्लोरेट के बारे में जो कि इनिशियली बिल्कुल किया गया था, बिल्कुल इनिशियल डेज में, राइट. तो KClO3 को जब मैंगनीज ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराया था तो ऑक्सीजन गैस रिलीज हो गई थी. इसी तरह से इसके बारे में तो आपको पता ही होगा परऑक्साइड का. तो परऑक्साइड जो होता है ना वो भी थोड़ा अनस्टेबल होता है रूम टेम्परेचर पे, तो वाटर और ऑक्सीजन में टूट जाता है. इसी तरह से ये आपको सिल्वर का यानी कि मेटल का ऑक्साइड दे रखा है. ये भी आप देख रहे हो कि मरकरी का ऑक्साइड है. ये आप क्या देख रहे हो, Pb3O4. ठीक है, रोस्टिंग प्रोसेस है. उसके अलावा PbO2 है. तो इन सभी केसेस में अगर आप इनको हीट करोगे तो आपको रिस्पेक्टिवली ऑक्सीजन जो है वो तो साथ में मिल ही जाएगा. ठीक है, देन अगर हम बात करें किसकी, ऑक्साइड्स की, किस तरह के ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. तो ऑक्साइड्स यानी कि ऑक्सीजन के साथ में जब भी कंबाइन करें. अब जैसे देखो ओजोन है तो क्या हम ओजोन को ऑक्साइड कहेंगे, तो वो ऑक्सीजन का एक तरीके से ऑक्साइड ही है. ठीक है, आप कह सकते हो कि वो उसका एक वन ऑफ द एलोट्रॉप भी है क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में हमें कुछ बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं. ठीक है, ओके. अब कौन कौन से टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स हो सकते हैं, तो देखो मैंने यहाँ पे आपको 3 तरह के ऑक्साइड्स बताए थे, एसिडिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड और न्यूट्रल ऑक्साइड्स. उसके अलावा आपके एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स भी होते हैं. तो ये सभी ऑक्साइड्स हमें देखने हैं. तो सबसे पहले अगर हम बात करें एसिडिक ऑक्साइड की, जो कि आपके हमेशा कौन फॉर्म करेंगे, नॉन मेटल्स. जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं. जैसे कि सल्फर है, तो ये सल्फर का ऑक्साइड है. जब आप उसको वाटर में डालोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सल्फ्यूरस एसिड मिल जाएगा. इसलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, SO2 को. ये एसिडिक ऑक्साइड है क्योंकि पानी में जाने के बाद में ये एक एसिड को प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो इसी तरह से बेसिक ऑक्साइड आपके कौन होंगे, मेटल के ऑक्साइड्स होंगे. क्योंकि अगर मेटल के ऑक्साइड्स को आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो आपको कोई ना कोई वहां से बेस ला कर देंगे, इसलिए हमने उसको बेसिक ऑक्साइड कह दिया. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए आप इनमें से कोई भी देख सकते हो, जैसे कि पोटेशियम का ऑक्साइड है. इसको जैसे ही पानी में डाला तो हमें क्या मिला, हमें मिला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक अच्छा खासा बेस है. ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, अब आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनको कि कभी तो मतलब वो एसिड के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं और बेस के साथ में भी रिएक्ट कर सकते हैं. और दोनों टाइम वो आपको क्या देंगे, अगर वो बेस के साथ में रिएक्ट करते हैं तो खुद एसिड की तरह बिहेव करेंगे और अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बेस की तरह बिहेव करेंगे. ठीक है, जैसे कि अगर आप एल्यूमिनियम के ऑक्साइड्स की बात करो, Al2O3 की, तो वो HCl के साथ भी रिएक्ट कर सकता है और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ भी कर सकता है. तो जब वो एसिड के साथ कर रहा है तब तो वो AlCl3 फॉर्म कर रहा है और जब वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो उसने कुछ इस तरह का एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना लिया. दोनों से वो कोई ना कोई रिएक्शन शो करके दे रहा है, इसलिए हमने इसको एम्फोटेरिक बोल दिया. उसके अलावा हो गए आपके न्यूट्रल ऑक्साइड्स. न्यूट्रल ऑक्साइड्स कौन से हो गए, जिनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो किसी के साथ ना तो रिएक्ट करते हैं ना कोई, मतलब ये ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि एक इनर्ट न्यूट्रल फॉर्म्स ही होते हैं. ये ना तो कोई एसिडिक बिहेवियर शो करेंगे ना कोई बेसिक बिहेवियर. तो इसमें आपके कौन आ गए एग्जाम्पल्स, तो इसमें कार्बन ऑक्साइड आ गया, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया और नाइट्रस ऑक्साइड हो गया. ठीक है, तो ये आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं. देन हम बात करते हैं किसकी, ओजोन की. तो ओजोन का फॉर्मूला आप सबको पता ही होगा, वो होता है O3, है ना, O3. तो ये तो ऑब्वियस है कि हम इसे बनाएंगे कैसे, ऑक्सीजन से ही बनाएंगे. तो अगर हम स्ट्रेटोस्फीयर की बात करें, ओजोन लेयर जो है, ओजोन लेयर कहाँ रहती है, कहाँ पे होती है, स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होती है. तो स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन है वो अपने आप ही बन जाता है ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के कोलिशंस की वजह से, राइट. लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे अर्थ पे अगर ओजोन बनाना चाहते हैं तो वो इतना सिंपल प्रोसेस नहीं है क्योंकि ओजोन इतना स्टेबल नहीं होता. बट स्टिल हम कुछ कंडीशंस को मेंटेन करके ऑक्सीजन से ओजोन को फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन वो इतना स्टेबल नहीं है. अगेन उसको थोड़ी भी फ्रीडम मिलेगी तो वो फिर से टूट के ऑक्सीजन में चला जाएगा. इसका मतलब दिस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस.
ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, देखो ऑक्सीजन है उससे आप ओजोन बनाओगे, सिंपल ये, लेकिन आप ये देख रहे हो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं है। ओजोन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो देखो ओजोन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, O डबल बॉन्ड O, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे लगातार एक रेजोनेंस चलता रहता है, ठीक है, ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, एक लगातार आपका रेजोनेंस जो है वो चलता रहता है। कैसे कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा, फिर ये बॉन्ड इधर जाएगा, ठीक है, एक लगातार, और इसी की वजह से इसकी स्टेबिलिटी रहती है। देन अगर हम बात करें किसके लिए, सल्फर की, ठीक है, तो सल्फर जो है ये दो तरह के एलोट्रॉप्स में एग्जिस्ट करता है, येलो रोम्बिक सल्फर जिसको अल्फा सल्फर भी कहते हैं, और इसको मोनोक्लिनिक या फिर बीटा सल्फर भी कहते हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट बात जो आपको ध्यान रखनी है इनके केस में वो ये कि 369 केल्विन से पहले अल्फा सल्फर यानी कि रोम्बिक सल्फर स्टेट जो है वो ज़्यादा स्टेबल रहती है, और बीटा सल्फर स्टेट 369 केल्विन के बाद में ज़्यादा, मतलब अगर आपको चाहिए कि आपको बीटा सल्फर चाहिए तो आपको 369 का टेम्परेचर मेंटेन करना पड़ेगा। अगर ऐसे में कोई रोम्बिक सल्फर या अल्फा सल्फर स्टेट होती भी है तो भी वो बीटा सल्फर के अंदर अपने आप कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट था। एट 369 केल्विन दोनों ही फॉर्म्स आपको देखने को मिलेंगे। इट इज कॉल्ड एज अ ट्रांजिशन टेम्परेचर। बोथ ऑफ देम हैव अ एसिड मॉलिक्यूल, दोनों के लिए ही एसिड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, क्राउन काइंड ऑफ स्ट्रक्चर होता है, डब्ल्यू जैसे शेप का स्ट्रक्चर होता है इसका। ये देखो लिख भी रखा है, एक पकड़ क्राउन टाइप ऑफ स्ट्रक्चर है ना, मतलब कुछ इस तरह का, जैसे क्राउन होता है ना, बिल्कुल वैसा ही। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद में अनदर एलोट्रॉप ऑफ सल्फर, इसके अलावा ये तो बात हो गई इतने तक की एसिड की, उसके अलावा S6 जो है ना, जो साइक्लो S6 टाइप के जैसा अपना बेंजीन साइक्लोहेक्सेन का हम स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, बिल्कुल इस तरह के शेप में भी आपको सल्फर का एक एलोट्रॉप मिलता है, यानी कि S6 एलोट्रॉप मिल जाता है। S2 भी जो है वो भी देखने को मिलता है, इससे कई बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप हाई टेम्परेचर की बात करो तो कौन सी स्टेट आपको मिलेगी, हाई मतलब बहुत हाई टेम्परेचर, लगभग 1000 केल्विन पे ना तो S6 होगी ना S8 होगी, तब कौन सी स्ट्रक्चर होगी, S2 स्ट्रक्चर होगी एट वेरी हाई टेम्परेचर। इट इज पैरामैग्नेटिक, जैसे ऑक्सीजन आपका पैरामैग्नेटिक होता है, एमओटी के थ्रू हम लोग बता सकते हैं, बिल्कुल उसी तरह से हम कहेंगे कि जो हमारा सल्फर है, सॉरी S2 है, वो भी कैसा है, पैरामैग्नेटिक नेचर का है, ठीक है। देन हम बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड फॉर्मूला हम जानते हैं, H2SO4 होता है, और इसको हम बनाते हैं कौन से मेथड से, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से, ठीक है। इंडस्ट्रियल स्केल पे, बहुत बड़े स्केल पे अगर हमें H2SO4 को बनाना है तो वी यूज कॉन्टैक्ट प्रोसेस। इसके भी चार स्टेप्स होते हैं बेसिकली, तो ठीक है, जिसमें भी जो इसका ये वाला स्टेप है जिसमें कि हम वैनेडियम ऑक्साइड को यूज करते हैं, दैट इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें आप सबसे पहले तो क्या करोगे, सल्फर डाइऑक्साइड, पहले स्टेप में आप सल्फर को यूज करके ऑक्सीजन के साथ ट्रीट करके सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हो। फिर इस सल्फर डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन से ट्रीट करके किसकी प्रेजेंस में, वैनेडियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में 2 बार, कई बार इसके है ना कंडीशंस भी पूछ ली जाती हैं, तो वो भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है सिंपली इस स्टेप के लिए, ठीक है। तो 2 बार प्रेशर पे और 720 केल्विन पे आपको SO3 मिल जाता है, ठीक है। फिर इस SO3 से आप क्या बनाते हो, ओलियम बनाते हो, ये देखो यहाँ पे लिख रखा है। तो ये पहली बात तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, मतलब कि अपने आप से हो जाएगा। अब SO3 को जब हम उसके अंदर थोड़ा सा बहुत ही माइन्यूट अमाउंट का H2SO4 एक ऐड करते हैं तो उससे हमारे पास में ये कंपाउंड बन जाता है जिसको हम ओलियम कहते हैं। जब हम लोग ऑक्सो एसिड्स पढ़ते थे तब मैंने आपको इस ओलियम का स्ट्रक्चर भी बताया था। अब इस ओलियम को जब आप वाटर के अंदर, मतलब बेस्ड ऑन दैट कि आपको कितना कॉन्सेंट्रेशन का सल्फ्यूरिक एसिड चाहिए, उसके बेसिस पे आप उसके अंदर ओलियम में क्या करोगे, उसके अंदर पानी को ऐड कर दोगे, ठीक है। तो 96 से 98% आप, अगर आप पानी कम ऐड करोगे तो आपको ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाएगा। दिस इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और हमें पता है कि H2SO4 कैसा होता है, डायप्रोटिक होता है, 2 H+ आयंस को ये दे सकता है, हालांकि सेकेंड H+ आयंस को देने की टेंडेंसी काफी कम होती है। एक H+ आयन तो बहुत इजीली निकल जाता है। जब हम Ka वैल्यूज देखते हैं तो हमें ये बात पता चलती है कि Ka1 जो है वो तो बहुत बड़ा है, पर Ka2 जो है वो उसकी वैल्यू उतनी ज्यादा नहीं होती, ठीक है। Ka1 जो है वो Ka2 के कंपैरिजन में काफी ज्यादा होता है, ठीक है। इसका मतलब सेकेंड जो आपका H+ आयन है वो उतना इजीली नहीं निकल पाता।
ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। बहुत अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है और बहुत ही अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये, ठीक है। उसके बाद में हम आ जाते हैं कहाँ पे, ग्रुप नंबर 17। ये जो एलिमेंट्स हैं इनको आप जानते ही हो, हम इन्हें क्या कहते हैं, हैलोजेंस कहते हैं। हैलोजेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि कहाँ, ये सॉल्ट प्रोड्यूसिंग होते हैं ना। अधिकतर जितने भी सॉल्ट्स हैं जो कि आपको सी के थ्रू मिलते हैं या कहीं से भी आपको अगर सॉल्ट्स मिल रहे हैं, जनरली आपको मिनरल्स में, सॉल्ट्स में, सी के अंदर, सीवीड्स के अंदर ये आपको मिलते हैं। सी इनका बेसिक सोर्स होता है। तो वहाँ पे जो सॉल्ट्स हैं उनके अंदर आपको कोई ना कोई क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम टाइम आपको कोई ना कोई हैलोजन मिल जाएगा, इसलिए हमने इनका नाम दिया हैलोजन। एटॉमिक और आयनिक रेडियाई की अगर हम बात करें तो ये स्मॉलेस्ट होते हैं अपने रेस्पेक्टिव पीरियड्स के अंदर, ठीक है, क्योंकि साइज बहुत छोटी हो चुकी होती है और जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो चुका होता है, ठीक है, ओके। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती है, हाईली नेगेटिव, मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी इनकी बहुत ज़्यादा हाई होती है। रीज़न बीइंग कि इनके अंदर से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? क्योंकि ऑलरेडी अगर इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में इलेक्ट्रॉन देना क्यों चाहेंगे, इनकी तो लेने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इनका आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की बात करें तो ये रेडिली इलेक्ट्रॉन्स को लेने को तैयार हो जाते हैं, तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव है, यानी कि बहुत खुशी खुशी इलेक्ट्रॉन्स को ले लेंगे और बल्कि साथ में एनर्जी भी रिलीज करेंगे क्योंकि वो स्टेबल हो चुके होंगे पहले से ज़्यादा। तो इसका मतलब इनकी जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है बहुत इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद में इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बिकम्स लेस नेगेटिव, जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाओगे तो ये ऑब्वियस है कि वो धीरे धीरे क्या होती जाएगी, लेस नेगेटिव होती जाएगी। देन हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो क्या ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं? ये बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, ठीक है। तो अगर हम कहें पूरी हमारी पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा एक ऐसा एलिमेंट हो जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो आप सब जानते हो फ्लोरीन, क्योंकि साइज बहुत छोटी होती है, जेड इफेक्टिव बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और वो किसको बिलोंग करता है, टू द ग्रुप नंबर 17। तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है एंड दिस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर कहीं पे भी कोई भी एक्सेप्शन नहीं होता है, इस ट्रेंड को आप हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। फिर है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज पे सब कुछ डिपेंड करता है। देन कमिंग ऑन टू बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, तो क्या इनका बॉन्ड तोड़ना इतना आसान प्रोसेस है कि नहीं है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं। तो देखो जैसे क्लोरीन, ये जो ट्रेंड है ना ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आपसे ज़रूर पूछे जा सकते हैं। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी जो है वो क्लोरीन की सबसे ज़्यादा है, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर आयोडीन की। जनरली हम देखते हैं कि ऊपर से नीचे जाने पर जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो डिक्रीज होती है ना, क्योंकि बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान हो जाता है। लेकिन यहाँ पे कुछ इस तरह का आपको ट्रेंड देखने को मिलेगा। दिस इज बिकॉज एज द साइज इंक्रीजेज बॉन्ड लेंथ ऑल्सो इंक्रीजेस, ठीक है। तो फ्लोरीन के लिए ये जो चीज़ है, ये मतलब ये जो पोजीशन है ना, इसी में हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी। तो फ्लोरीन के अंदर बॉन्ड डिसोसिएट बहुत इजीली हो जाता है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन के एटम्स के ऊपर जो लोन पेयर्स प्रेजेंट है वो आपस में एक दूसरे के साथ रिपेल करना स्टार्ट कर देते हैं, तो इससे वो और ज़्यादा डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। इसलिए बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी फ्लोरीन की कंपैरेटिवली जो हमने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है, ठीक है। देन अगर हम बात करें कलर्स की, तो ये सब के सब जो है ना कलर्ड होते हैं, सबका अपना एक कलर है। जैसे कि अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो वो येलोइश कलर का होता है, क्लोरीन की बात करें तो वो भी ग्रीनिश येलोइश टाइप के कलर का होता है, ब्रोमीन रेड कलर का होता है, और आयोडीन जो है वो भी आपका वॉयलेट कलर का होता है। तो सबके पास में अपने अच्छे कलर्स होते हैं। रीज़न बहुत सिंपल है कि विजिबल रीजन के अंदर ही अपनी लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट है ऑक्सीडाइजिंग पावर। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर यानी कि क्या ये दूसरों को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं? देखो दूसरों को ऑक्सीडाइज करने के लिए खुद को रिड्यूस करना होता है, तो ये तो खुशी खुशी अपने आप को रिड्यूस करना चाहते हैं, इनको इलेक्ट्रॉन ही तो चाहिए। तो ये बहुत इजीली क्या करते हैं, अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स होते हैं, दूसरों को ये ऑक्सीडाइज कर सकते हैं, खुद को ये रिड्यूस कर सकते हैं। और जो ऑक्सीडाइज करने की टेंडेंसी है वो भी ऊपर से नीचे कम होती जाती है। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो बहुत ज़्यादा जल्दी रिड्यूस होना चाहेगा, तो एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो याद करो जब हम लोग पढ़ते थे किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में भी हम यही देखते थे, केमिकल सीरीज में भी हम यही देखते थे कि जो इलेक्ट्रॉड रिडक्शन पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है वो फ्लोरीन के लिए बहुत ज़्यादा क्या होती है, हाई होती है, ठीक है। किसके लिए? फ्लोरीन के लिए। इस वजह से ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता था।
ठीक है, और लिथियम एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता था। तो ये हम लोगों ने अभी तक देखा किसके बारे में, ऑक्सीडाइजिंग पावर के बारे में। आगे इसको थोड़ी देर में कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर के बाद नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन, मतलब ये किस तरह के ये हाइड्रोजन के साथ में रिएक्ट करेंगे, किस तरह से हाइड्राइड्स बनाएंगे, उसको हमें डिस्कस करना है। ठीक है, तो देखो रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन में हमें पता ही है कि ये एसिड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, बहुत बार हमने इन एसिड्स को लैब्स में भी यूज कर रखा और बहुत सारी रिएक्शंस में, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में, कभी भी कोई एसिडिक मीडियम हमें प्रोवाइड करना होता है, कभी भी कहीं पे हमें, जैसे हाइड्रोहेलोजिनेशन अगर आपने रिएक्शंस देखी हो तो हम इन्हीं को यूज करते हैं वहाँ पे। ठीक है, अगर एसिडिटी की बात करें, कौन ज्यादा एसिडिक बिहेवियर शो करेगा, किसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा है, तो हम देखते हैं कि अगर बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी कम होगी, यानी कि H और X के बीच का बॉन्ड इजिली टूट जाएगा, तो ऐसे में H प्लस आयंस ज्यादा इजीली रिलीज हो जाएंगे, तो वो ज्यादा अच्छा एक अच्छा एसिड होगा। तो ऊपर से नीचे जाने पर हम देखते हैं कि जो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी है वो कम होती जाती है, तो इस वजह से H प्लस आयंस बहुत इजीली रिलीज हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, राइट। तो इसका मतलब HF जो है, हालांकि सोचने में लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता होगा, बट नॉट, इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये HI के कंपैरिजन में बहुत वीक एसिड है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो स्टेबिलिटी ऑफ कोर्स, क्योंकि बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी उधर कम है, इसका मतलब ये तो ऑब्वियस है कि वहां पे तो कोई स्टेबल ही नहीं रहेगा ना, H प्लस आयन इजिली निकल जाएगा, तो इसका मतलब स्टेबिलिटी का ऑर्डर बिल्कुल एकदम ऑपोजिट हो जाएगा एसिडिक कैरेक्टर से। ठीक है, उसके इन दोनों को ही आप एक्सप्लेन कर सकते हो बॉन्ड एसोसिएशन एंथैल्पी के बेसिस पे। देन अगर हम बात करें किसकी, बॉइलिंग पॉइंट की, तो देखो कभी भी बॉइलिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट आता है ना, आपके दिमाग में हमेशा ये चीज आनी चाहिए कि कहीं कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो इन्वॉल्व नहीं है। अब हमें पता है कि HF के अंदर तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, इसका मतलब कि इसका बॉइलिंग पॉइंट सर्टेनली ज्यादा होने वाला है। ठीक है, तो ये देखो ये इतना ज्यादा होता है, इतना ज्यादा होता है कि जिस HF को यहाँ पर बैठा होना चाहिए था वो सबसे ज्यादा, मतलब हाईएस्ट इसका आप कह सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट है। ठीक है, रीजन सिंपल सा वही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ये आप देख सकते हो यहाँ पे वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, उसके बाद में अगर हम परसेंट आयनिक कैरेक्टर की बात करें तो देखो परसेंट आयनिक कैरेक्टर आपको जब भी निकालना होता है आपके दिमाग में आना चाहिए फजान्स रूल। तो फजान्स रूल को फॉलो करते हुए आप ये बता सकते हो कि किसके अंदर कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है, कितना आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, तो देखो जो आप क्या देख रहे हो कि जो परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर है वो सबसे ज्यादा किसका होगा, HF का होगा। ठीक है, वो सबसे ज्यादा, और इसका सीधा सा रीजन क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस के ऊपर। फ्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है जबकि हाइड्रोजन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो सीधी सी बात है ना कि सबसे ज्यादा पोलर इनमें से कौन होगा, सबसे ज्यादा पोलर ही HF होगा, और जब सबसे ज्यादा पोलर HF है इसका मतलब सबसे ज्यादा परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर भी किसका हो जाएगा, HF का हो जाएगा। जबकि अगर आप HI की बात करो तो ये तो काफी हद तक कोवेलेंट है ना, क्योंकि हम इसमें कैसे देखते थे कि जो हाइड्रोजन है वो तो सबके अंदर सेम है, और फ्लोरीन से आयोडीन में आप जैसे जैसे जा रहे हो तो साइज बढ़ती जा रही है, साइज बढ़ती जा रही है यानी पोलराइजिंग पावर बढ़ती जा रही है, यानी कि कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ता जा रहा है। ठीक है, इसका मतलब कि सबसे ज्यादा आयनिक ही हुआ और सबसे ज्यादा आप कह सकते हो कोवेलेंट कैरेक्टर HI का होगा। ठीक है, इसी तरह से आप डायपोल मूवमेंट एग्जैक्टली आपका यही ऑर्डर होगा, कोई डिफरेंस नहीं है। देन हम बात करेंगे इसकी रिड्यूसिंग पावर की, कौन कितना रिड्यूस करने की टेंडेंसी रखता है, यानी कि कौन एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है। तो देखो HI, क्योंकि HI अपना हाइड्रोजन बहुत इजीली रिलीज कर सकता है, इसका मतलब ये दूसरों को ज्यादा अच्छे से रिड्यूस कर सकता है। ठीक है, तो ये एक बेटर रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, HF इतना बेटर नहीं होगा। एंड एडिशनली HF तो वैसे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एक दूसरे के साथ में घिरा हुआ है, जब घिरा हुआ है तो वो कैसे दूसरों को रिड्यूस कर पाएगा, सबसे पहले तो उसको अपने आपस के बॉन्ड्स को तोड़ना पड़ेगा। जब वो बॉन्ड्स टूटेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग टूटेगी, तब जाके वो H प्लस आयंस दे पाएगा, राइट। तो ये सब चीजें उसको थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट करती हैं। देन कमिंग ऑन टू द रिएक्टिविटी विद मेटल्स। ठीक है, रिएक्टिविटी विद हाइड्रोजन के बाद में है रिएक्टिविटी विद मेटल्स। मेटल्स के साथ में कैसे बनाते हैं, तो आपको सबको पता है कि ये बनाते हैं सॉल्ट्स, जैसे कि NaF बना दिया, NaCl बना दिया, KCl बना दिया, KBr बना दिया, तो इस तरह के ये सॉल्ट्स को फॉर्म करते हैं, राइट। अब क्या है, हैलोजेंस रिएक्ट विद मेटल्स टू फॉर्म दी हैलाइड्स। आयनिक कैरेक्टर कैसा होगा, जैसे कि मेटल फ्लोराइड का सबसे ज्यादा आयनिक कैरेक्टर, जैसे अपन HF के लिए देखते थे एग्जैक्टली वैसा ही यहाँ पे भी देखना है, कोई फर्क नहीं है। आप हाइड्रोजन को तो वैसे भी कंपेयर करते ही हो S ब्लॉक के एल्कली मेटल्स के साथ में, राइट। तो बस यही ऑर्डर रहेगा, कोई खास डिफरेंस नहीं है। द हैलाइड्स इन द हायर ऑक्सीडेशन स्टेट विल बी मोर कोवेलेंट देन दैट। अब अगेन यहाँ पे आप क्या यूज करोगे, फजान्स रूल।
जब भी कभी आयनिक कैरेक्टर की या कोवेलेंट कैरेक्टर की बात मतलब आपके सामने आती है तो आपके दिमाग में सबसे पहले फजान्स रूल आना चाहिए, और फजान्स ने जो 3-4 रूल्स दिए थे वो आपके दिमाग में क्लिक होने चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं इंटर हैलोजन कंपाउंड्स की। इंटर हैलोजन कंपाउंड्स होते हैं जब हैलोजेंस और हैलोजेंस आपस में एक दूसरे के साथ में बॉन्डिंग करते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली अपने ही जैसे एलिमेंट के साथ में नहीं, किसी दूसरे एलिमेंट के जो कि सेम ग्रुप को बिलोंग करते हो। जैसे कि अगर फ्लोरीन और Br के बीच में, अगर ब्रोमीन और फ्लोरीन के बीच में कोई बॉन्ड है, तो क्योंकि ब्रोमीन भी हैलोजन एटम है और हैलोजन एलिमेंट है और फ्लोरीन भी हैलोजन एलिमेंट है, तो दोनों के बीच में जो भी बॉन्डिंग होंगी उन्हीं को हम जो कंपाउंड्स फॉर्म होंगे उन्हीं को हम इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बोलेंगे, ठीक है। तो XX डैश काइंड ऑफ ये इंटर हैलोजन कंपाउंड्स बनते हैं, जहां पे आपको ये ध्यान रखना है कि इस XX डैश के अंदर, ये अगर XX डैश है तो जो X डैश है, X जो है वो तो लार्ज एलिमेंट होगा जो कि बड़ा होगा, ठीक है, बड़ा भी होगा और कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, जबकि जो X डैश होगा वो स्मॉल वाला एलिमेंट, और एलिमेंट भी क्या, हैलोजन, है ना। तो आप चाहे तो यहाँ पे हैलोजन भी लिख सकते हो, मैंने इसको एलिमेंट लिख दिया, अदरवाइज आप इसको एलिमेंट को काट के हैलोजन लिख सकते हो, और ये क्या होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा, ठीक है। तो सबसे ज्यादा नंबर्स में अगर आपको इस X डैश n, यहाँ पे n लिख देती हूँ मैं, तो अगर n की नंबर आप ये देखना चाहते हो कि हाईएस्ट किस केस में होगा, तो वो तब पॉसिबल है अगर ये x हमारा सबसे बड़ा हो और ये x डैश हमारा सबसे छोटा हो। तो एक ही हमारे पास में केस बनता है, तो सबसे बड़ा कौन हो गया, आयोडीन, और सबसे छोटा कौन हो गया, फ्लोरीन। इसका मतलब फ्लोरीन कितने मैक्सिमम बॉन्ड बना सकता है, तो I के पास में मैक्सिमम वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो इसका मतलब 7 ही तो यहाँ पे फ्लोरीन आ सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये IF7 आपका होता है जिसका कि पेंटागनल बाइपिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। देन थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इंटर हैलोजेंस के लिए। तो क्या है, इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, बहुत इंपॉर्टेंट। अगर रिएक्टिविटी की बात करें तो हैलोजन के कंपैरिजन में इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आर मोर रिएक्टिव, और सीधा सा रीजन क्या है कि XX डैश यानी कि 2 डिफरेंट जब हैलोजेंस होते हैं तो उनके बॉन्ड को तोड़ना ज्यादा आसान होता है। अब ज्यादा आसान होगा तो इसका मतलब इजीली टूट जाएंगे, और टूटने के बाद में हमें पता है कि बहुत अनस्टेबल होते हैं, अनस्टेबल होंगे तो किसी के भी साथ में रिएक्ट करके कोई ना कोई कोई ना कोई हैलाइड वहां पे वो फॉर्म करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि जो आपके इंटर हैलोजन कंपाउंड्स हैं वो इंडिविजुअल जो आपके हैलोजन के डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं उनसे ज्यादा रिएक्टिव होंगे, ठीक है। और ये कैसे होते हैं, डायमैग्नेटिक होते हैं, तो ये तो अंडरस्टूड है, क्यों, क्योंकि उनकी जो फ्री वैलेंसी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उन्हीं दोनों ने तो आपस में जुड़ के क्या फॉर्म किया, एक बॉन्ड फॉर्म कर दिया, जिसकी वजह से आपको कोई फ्री वैलेंसी नहीं है, कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये कैसा हो गया, डायमैग्नेटिक नेचर का। क्लियर, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। देयर मेल्टिंग पॉइंट इज लिटिल हायर देन दैट ऑफ हैलोजेंस, ठीक है, इनका मेल्टिंग पॉइंट भी कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा हैलोजन से, और इसका रीजन ये होता है कि इनका वेट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, इनका जो मॉलिकुलर वेट है वो ज्यादा बढ़ जाता है, मॉलिकुलर साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जिसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ जाता है, ठीक है। उसके अलावा वेंडर वॉल इंटरेक्शंस तो ऑफ कोर्स है ही है। उसके अलावा जो XX डैश है, ठीक है, अब ओके इन्होंने यहाँ पे आपको सिर्फ कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं, तो कौन कौन से, XX डैश एक पॉसिबिलिटी है कि इस तरह के मॉलिक्यूल्स बन जाएं, XX3 डैश की पॉसिबिलिटी है, XX5 डैश की पॉसिबिलिटी और XX7 डैश की पॉसिबिलिटी। तो 4 डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ इंटर हैलोजन कंपाउंड्स आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अब देखो इनके एग्जांपल्स को आपको बैठ के रटना नहीं है, सिंपली आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो भी मॉलिक्यूल्स होंगे, जैसे कि मैंने आपको 7 के लिए बताया, 3 के लिए भी आप देख सकते हो कि X डैश जो है वो हमेशा एक हायर मतलब ऐसा एलिमेंट होगा जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। अगर जैसे हम मॉलिक्यूल बनाते हैं, कोई भी आप इसको एक एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि ICl3, तो I तो क्या होगा, जो कि नीचे की तरफ एलिमेंट प्रेजेंट हो, यानी कि साइज में बहुत बड़ा हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो, ठीक है। तो ये तो हो गया X, और X डैश कौन होगा, जो कि छोटा एलिमेंट हो और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा हो। और ये अंडरस्टूड भी, आप खुद भी सोचो कि एक छोटे एटम के चारों तरफ बड़े एटम क्या कभी भी रह सकते हैं और स्टेबल हो सकते हैं, नहीं पॉसिबल है, राइट। लेकिन एक बड़े एलिमेंट के चारों तरफ छोटे 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 आप कितने भी एलिमेंट्स लगा सकते हो अलॉन्ग विद द स्टेबिलिटी ऑफ दैट मॉलिक्यूल, राइट। तो इसी वजह से ये जो आपके पीछे की तरफ जो भी एलिमेंट्स होंगे
होंगे वो छोटे होंगे और ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होंगे। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि इतना डिफिकल्ट है समझने में। देन बात करते हैं ऑक्सो एसिड्स ऑफ हैलोजेंस की। हैलोजेंस के कौन कौन से ऑक्सो एसिड्स होते हैं? ऑक्सो एसिड्स का मतलब हम समझते हैं जिनके अंदर एक ऑक्सो बॉन्ड हो, यानी कि एलिमेंट का ऑक्सीजन के साथ में एक डबल बॉन्ड हो, और हो सकता है कि OH वहां पे बॉन्ड भी प्रेजेंट हो। ठीक है, तो फ्लोरीन फॉर्म्स ओनली वन ऑक्सो एसिड, वो कौन सा है? HOF। इस HOF के अंदर एक OH बॉन्ड है फ्लोरीन के साथ में, और कोई भी इसका फ्लोरीन का और कोई ऑक्सो एसिड नहीं होता। ठीक है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, हमेशा यही रीज़न रहता है। और एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी आपकी कुछ इस तरह से होगी। एसिडिक स्ट्रेंथ देखो, हमेशा आपको इसको रिलेट करना है विद दैट ऑफ द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ एलिमेंट। जिसकी जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उस मॉलिक्यूल के अंदर, उस ऑक्साइड के अंदर, उतना ही ज़्यादा वो एसिडिक नेचर का होगा। तो जैसे कि यहाँ पे इन्होंने क्लोरीन के अलग अलग आपको ऑक्सो एसिड्स बताए हैं, तो आप करके भी देख सकते हो। देखो ये Cl नेगेटिव है, सॉरी OH नेगेटिव है, और ये Cl प्लस है। अब आप ऐसे करके सभी क्लोरीन के लिए ऑक्सीडेशन स्टेट्स को निकालो। एक चीज़ आप वहाँ पे मेजर देखोगे कि जैसे जैसे आप इधर की साइड जा रहे हो तो क्लोरीन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो भी बढ़ती जा रही है। अब कौन कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है? +1 हो सकता है, +3 हो सकती है, +5 हो सकती है, और +7 हो सकती है। यही 4 ऑक्सीडेशन स्टेट्स पॉसिबल हैं, अलॉन्ग विद दैट ऑफ -1। -1 को हमें कभी भी नहीं भूलना, क्योंकि वो तो उनकी जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती है। ठीक है, तो ये चीज़ एक बार आप करके भी देख लेना। और इसका रीज़न ओके, तो ये यहाँ पे बता रखा है HClO4। जो HClO4 है ये क्या बना देता है? H+ आयंस को इजीली रिलीज कर रहा है, जो कि अंडरस्टूड है, तभी तो हम उसको ज्यादा एसिडिक कह रहे हैं, है ना, क्योंकि इसका मतलब वो इजीली H+ आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी रखता है। एसिडिक स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें आपस में ही इन एलिमेंट्स की, जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के ऑक्सो एसिड्स की, तो क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो भी कैसा हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक है ना, तो HOF सबसे ज्यादा आपका एसिडिक हो गया, फिर HOCl, फिर HOBr, और फिर आपका HOI। एंड द बेसिक रीजन इज द हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द फ्लोरीन एटम। अब इस तरह से ग्रुप नंबर 17 भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें फाइनल जो हमारा ग्रुप है, कौन सा? ग्रुप नंबर 18, जिनको हम कहते हैं नोबल गैस एलिमेंट्स। ठीक है, नोबल गैस एलिमेंट्स की हमें बात करनी है, जो कि आइडियल एलिमेंट्स आप इनको कह सकते हो। यानी वो आइडियल का मतलब क्या होता है? कोई चीज जो एकदम महानतम होती है ना, मतलब कि जो कि अपने आप में एक आदर्श होती है, उसको हम कहते हैं आइडियल या फिर नोबल। तो ये एलिमेंट सबके लिए नोबल है, हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है, हर कोई क्या चाहता है कि ज्यादा इनके जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को मेंटेन कर सके, राइट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले जो हमारे 18 ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स आते हैं वो कौन कौन से हैं? आपके हीलियम है, नियॉन है, जिनॉन है, क्रिप्टॉन है, आर्गन है, ये सब होते हैं। अक्रेंस इनकी बहुत कम होती है। सबसे ज्यादा कौन सा एलिमेंट मिलता है? आर्गन मिलता है। ठीक है, और जिनॉन के लिए हमें बहुत सारी रिएक्शंस, बहुत ज्यादा तो नहीं लेकिन जितनी भी हैं इन एलिमेंट्स की रिएक्शंस, उसमें सबसे ज्यादा हमें जिनॉन के लिए देखने को मिलती है। तो देखो, सबसे पहले अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी की बात करें तो अंडरस्टूड है, क्योंकि ये नोबल कॉन्फ़िगरेशन को बिलोंग करते हैं, इसका मतलब कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है, इसलिए हमें बदले में एनर्जी देनी पड़ती है और बहुत हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी देनी पड़ती है। ऐसा करने से ये जो एलिमेंट्स हैं ये पहले से ज़्यादा अनस्टेबल हो जाते हैं, इस वजह से ये अपना कोई भी इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहते, राइट। तो ये थोड़ा सा है कि इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा होगी, बट जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे आते जाओगे तो वैसे वैसे आयनाइजेशन एंथैल्पी डिक्रीज होती जाएगी, बिकॉज द साइज ऑफ द एलिमेंट हैज बीन इंक्रीज्ड अ लॉट। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट तो समझ में आ गए होंगे आपको। एटॉमिक रेडियाई भी बहुत सिंपल है, ऊपर से नीचे आओगे तो एटॉमिक रेडियाई भी इंक्रीज होगा। तो इन सब के केस में आपको कोई बहुत ज़्यादा ऐसे एनोमलस बिहेवियर इतना नहीं देखने को मिलेगा, एक जनरल ट्रेंड को ये हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हम क्या देखते हैं कि इनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव होती है, यानी कि इनमें से इलेक्ट्रॉन इनको देना भी उतना ही मुश्किल है जितना कि इनमें से इलेक्ट्रॉन को निकालना। ऐसा क्यों? क्योंकि ये तो बिल्कुल स्टेबल है, ये बिल्कुल नोबल स्टेट में है, बिल्कुल आइडियल स्टेट में है, तो ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं और ना किसी को देना चाहते हैं। आप दोनों ही काम इन पे अगर कराओगे तो इससे उनकी अनस्टेबिलिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ये क्या उस स्टेट में जाना ही नहीं चाहते। तो अगर आपको इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी आप इनकी देखोगे तो पॉजिटिव है, यानी कि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी जबरदस्ती इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इट हैज़ अ लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का सीधा रिलेशन किसके साथ में होता है?
मॉलिक्यूल्स के बीच के इंटरैक्शंस में, यानी कि वैन डर वाल्स फोर्सेस से। अब क्योंकि इनके अंदर वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ इंटरैक्शंस भी बहुत वीक होते हैं, ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत नोबल स्टेट में है, ये अकेले एलिमेंटल स्टेट में बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं, तो ये किसी के साथ में कोई भी इंटरैक्शन नहीं रखना चाहते, किसी के साथ में कोई भी वो है ना सोशल रिलेशन नहीं रखना चाहते, जिसकी वजह से अकेले पड़े रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। और इसीलिए आप देखोगे कि इनको मेल्ट करना या बॉयल करना कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं है, बहुत कम टेम्परेचर पर आप इनको मेल्ट कर सकते हो, बॉयल कर सकते हो, क्योंकि इनके आपस में कोई भी इंटरैक्शंस नहीं, और जो हैं भी वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वैन डर वाल्स इंटरैक्शंस हैं उसमें भी बहुत वेरी वीक डिस्पर्जन फोर्सेस हैं, ठीक है। शेप्स की अगर हम बात करें तो देखो, अगर हम लोग शेप मतलब इसमें इन्होंने स्पेशली जो ज़ीनॉन के फ्लोराइड्स हैं उनके शेप्स की बात की है, तो ज़ीनॉन के अंदर हमें 3 तरह के फ्लोराइड्स मिलते हैं, XeF2, XeF3, F4 और XeF6। ये 3 तरह के फ्लोराइड्स हमें देखने को मिलते हैं। तो वेस्पर थ्योरी पढ़ते टाइम जब क्लास 11th में हमने देखा था तो इन सबके शेप्स हमने बनाए थे, कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप खुद भी बना के देख सकते हो। बट आपको ये ज़रूर ध्यान रखना है कि आप ऐसा नहीं है कि बस इसको देखकर इसको लीनियर बना दो, ऐसा कभी भी नहीं करना। हमेशा ये साथ में ध्यान रखो, इसको कभी नहीं भूलना कि इनके ऊपर कुछ लोन पेयर्स भी प्रेजेंट हैं, क्योंकि टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 8 होते हैं। अब 8 में से 2 तो फ्लोरीन के साथ में है, तो इसका मतलब अब कितने लोन पेयर बच जाएंगे? 3 लोन पेयर, है ना, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे। तो इसका मतलब 3 इनके ऊपर लोन पेयर्स है। हालांकि इसका स्ट्रक्चर लीनियर ही होगा, लेकिन आपको हमेशा लोन पेयर को भी मेंशन करना है। बिल्कुल इसी तरह से XeF6 के अंदर 6 तो फ्लोरीन है, पर उसके अलावा अभी भी एक लोन पेयर प्रेजेंट है। इसकी वजह से इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा? डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा। तो ये एक बार आप जरूर बनाकर देखना, इसी तरह से इसका भी बना के देखना, तो ये भी आपका स्क्वायर पिरामिडल निकल कर आएगा। ओके, एक बार आप इसको बना के जरूर से देख लेना। क्लियर? उसके बाद में है कंपाउंड्स ऑफ ज़ीनॉन एंड फ्लोरीन, ठीक है, ज़ीनॉन और फ्लोरीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, अगर हमें फ्लोरीन्स बनाने हैं ना, फ्लोराइड्स बनाने हैं, तो हमें कुछ अलग अलग कंडीशंस यहाँ पे अप्लाई करनी पड़ती है। अगर आप कोई हायर डिग्री का फ्लोराइड बनाना चाहते हो तो उसके अंदर आपको फ्लोरीन का अमाउंट इंक्रीज करना पड़ता है। अगर ज़ीनॉन अगर आप एक्सेस में लोगे तो आपको XeF2 मिलेगा। देखो, ज़ीनॉन को जब आप एक्सेस में लोगे और 673 केल्विन और 1 बार पे ट्रीट करोगे तो XeF2 मिल जाएगा। जब आप ज़ीनॉन के अंदर थोड़ा हायर परसेंटेज में फ्लोरीन को यूज करोगे, 1:6 के अराउंड होता है ये, तब आपको XeF4 मिलता है और आपको टेम्परेचर भी बढ़ाना पड़ेगा और प्रेशर भी बढ़ाना पड़ेगा। जब आप और भी ज़्यादा फ्लोरीन का अमाउंट बढ़ा देते हो, यानी कि 1:20 के रेशियो में फ्लोरीन को लेते हो, तो उस टाइम पे आपको XeF6 मिलता है, जो कि 573 केल्विन और 60 to 70 एटमॉस्फेरिक बार के बराबर होगा, ठीक है। और अगर आप XeF4 को O2F2 से भी ट्रीट कराओ तो भी आपको XeF6 मिल जाता है। तो बहुत ज़्यादा रिएक्शंस इसके अंदर है नहीं, पर ये जो भी चारों हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इनको ध्यान रखना है। इसके अलावा ये पावरफुल फ्लोरिनेटिंग एजेंट्स होते हैं, क्योंकि आप देख ही रहे हो कि इनके पास में अच्छा खासा फ्लोरीन का अमाउंट है। तो जब भी आप इनको किसी और के साथ में रिएक्शन कराते हो तो ये इजीली अपने फ्लोरीन्स को निकाल देते हैं, फ्लोराइड्स को निकाल देते हैं। ऐसा इसलिए वो करते हैं क्योंकि इससे वो खुद वापस से अपनी उस एलिमेंटल स्टेट में पहुंच जाते हैं जिसके अंदर ये सबसे ज्यादा स्टेबल है। क्योंकि आप खुद जानते हो ना कि ये जो नोबल गैस एलिमेंट्स है, ये अपनी जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में ही रहना ज्यादा पसंद करेंगे, बिकॉज दे आर स्टेबल ओवर देयर, ठीक है। अगर यहाँ पे हम देखें तो ज़ीनॉन के ऊपर +2 चार्ज है, यहाँ पे +4 चार्ज है और यहाँ पे +6 चार्ज है। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स को देना तो ये बिल्कुल पसंद ही नहीं करते। तो ऐसे में जब इनको मौका मिलेगा, ये क्या करेंगे, कहीं ना कहीं से अपने इलेक्ट्रॉन्स वापस से खुद लेकर अपनी एलिमेंटल स्टेट में पहुंच जाएंगे। तो हम क्या देखते हैं कि अगर हम XeF4 को पानी के अंदर यानी उसका हाइड्रोलिसिस कर दें तो ऐसे में हमें बहुत फटाफट से एक ज़ीनॉन मिल जाएगा। और साथ में क्या क्या रिलीज होगा? XeO3। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है। XeO3 को आप कैसे बनाओगे, ज़ीनॉन ट्राइऑक्साइड को आप कैसे बनाओगे। इसी तरह से XeF6 को अगर हम लोग वाटर की थोड़ी कम क्वांटिटी के साथ में रिएक्ट कराते हैं तो भी आपको XeO3 मिल जाता है। मतलब आप अलग अलग वाटर की अमाउंट को लेकर भी ज़ीनॉन ऑक्साइड को प्रिपेयर कर सकते हो।
ओके तो ये है हमारा कंप्लीट पी ब्लॉक एलिमेंट, जिसके अंदर हमने ग्रुप नंबर 15, 16, 17 और 18 की बात की है। 13 और 14 हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे क्लास 11th के अंदर, इस वजह से यहाँ पे डिस्कस नहीं किया गया है। बट अब आपको समझ में आ गया होगा कि मेनली आपको अपना फोकस किन चीज़ों पर रखना है। बात करें यहाँ से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो वो मैं आपसे वैसे भी जब हम नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे तो मैं आपको बता दूंगी कि किस तरह के पैटर्न के क्वेश्चन आते हैं। अदरवाइज यहाँ से अगर आप देखने लगोगे तो आप कितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन बना सकते हो और आप किसी एक सर्टेन क्वेश्चन को ये नहीं कह सकते, किसी पॉइंट को ये नहीं कह सकते दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से आएगा। ऐसा नहीं है, छोटे छोटे यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ क्वेश्चंस जो हैं बन सकते हैं इस चैप्टर से। तो आपको थोड़ा बहुत चीजों को लॉजिकली एक दूसरे के साथ में रिलेट करना आना चाहिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे क्वेश्चंस किस तरह के पूछे जाते हैं, आज तक पूछे गए हैं और आगे आपसे पूछे जा सकते हैं उनके बारे में। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड बाय, थैंक यू सो मच।